Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं एमडी कैट पास पेपर्स की वीडियो का सिलसिला जो है वो जारी है और स्टूडेंट्स की एक टॉपिक को लेके काफी ज्यादा जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाई जाए। और ये टॉपिक है बच्चों वेव्स के टॉपिक में से सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन, जिसको लेके स्टूडेंट्स काफी हद तक परेशान रहते हैं और इसमें काफी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो प्रीवियस 15 इयर्स में एमडी कैट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे बल्कि उनके कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपको जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा होगा उसके टॉपिक उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही होंगी, ताकि क्वेश्चन अगर चेंज होके आ जाए या अगर उस टॉपिक में से कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। इस वीडियो की खास बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कैटेगोरिकली अरेंज किए गए हैं। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे होंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में से है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट्स के क्वेश्चन नजर आएंगे, फिर वेलोसिटी के, फिर एक्सेलरेशन के, फिर इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद फिर सिंपल पेंडुलम के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक जगह पे रख दिया गया है, ताकि आपको सिंपल पेंडुलम में ये बात पता चल रही हो कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं और आपका एक ही जगह में सारा टॉपिक रिवाइज हो रहा हो। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको तमाम क्वेश्चंस को एक ही जगह प्लेस कर दिया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो इंशाल्लाह जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक जिसको लेके आप थोड़ा परेशान हो वो इंशाल्लाह आपका बहुत ही बेहतर हो रहा होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, दैट क्वेश्चन इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन की कहानी आपके सामने है। बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 इफ t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x नॉट। मैं ये सारी कहानी बताता हूँ कि x इज इक्वल टू x नॉट का क्या मतलब है और t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। व्हाट विल बी द फेज एंगल फाइ। अच्छा, फेज के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें फेज को अंडरस्टैंड कर लेना और डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म बता रहा हूँ, उसको सीख लीजिएगा। जब भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला है वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 है। अच्छा, ये हमारे पास बच्चों डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें फाइ क्या चीज है, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेटे फाइ के बारे में याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो फाइ है ये है इनिशियल फेज। अब ये इनिशियल फेज या फेज क्या होती है इसके बारे में हमें बात करना है। इनिशियल फेज, बेटे इनिशियल फेज है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसने मूव करने से पहले मीन लेवल के साथ कितना एंगल बनाए हुए हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल पे गौर कीजिएगा। इस सर्कल में स्टूडेंट्स ये जो है ये मीन पोजीशन या मीन लेवल को शो कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स बना लूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये जो पॉइंट ए और बी है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको भला, मीन पोजीशन को। क्योंकि हमने एक कंपैरिजन पढ़ रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का और सर्कुलर मोशन का, तो हम सर्कुलर मोशन की मदद से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ए और बी जो है ये किसको शो कर रहे हैं, मीन पोजीशन को शो कर रहे हैं। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं बेटे, जो सी और डी वाले पॉइंट्स हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स शो कर रहे हैं किसको भला, एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहे हैं। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं सी और डी वाले पॉइंट्स, तो याद रखिएगा। अच्छा, पहले मैं फाइव समझा दूं और फिर मैं बताऊं मीन से शुरू होगा तब क्या होगा और एक्सट्रीम से शुरू होगा तब क्या होगा। चले, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज बॉडी की जो मोशन है बेटे वो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये अपनी मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो अपनी मोशन स्टार्ट करने से पहले इसने मीन लेवल के साथ जितना एंगल बना रखा है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं। अब आपने जल्दी से बताना है कि अगर मोशन स्टार्ट ही मीन पोजीशन से हो, मतलब बॉडी अपनी मोशन यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट करे, बताओ पॉइंट ए के ऊपर एंगल कितना बन रहा है, जीरो, क्योंकि ये बिल्कुल मीन लेवल के ऊपर है। तो अगर मोशन मीन पोजीशन से शुरू होगी तो या तो फाइव की वैल्यू यानी इनिशियल फेज की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट करोगे। और ये बेटे बताओ जरा, ये पॉइंट बी पे जो मेन पोजीशन को शो कर रहा है ना, अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट हो, तो अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट होगी तो फिर ये मूव करने से पहले
कितना एंगल बना चुका है आपको बड़ा वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इसने मूव करने से पहले मीन लेवल के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है 180 डिग्री। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब जब मोशन स्टार्ट हो कहाँ से भला, मीन पोजीशन से। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि जब जब मोशन स्टार्ट हो मीन पोजीशन से तब अलग स्टोरी है और एक्सट्रीम वाली अलग स्टोरी है। तो ये बड़ा ध्यान कीजिएगा और आज का क्वेश्चन भी यही है। अगर मोशन स्टार्ट हो कहाँ से भला, फ्रॉम मीन पोजीशन, तो आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं। वो क्या है? ऐसे केसेस में अभी आपने देखा कि जब भी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी तो जो इनिशियल फेज की बच्चों वैल्यू होगी जिसको हम 5 बोल रहे हैं, वो या तो आप 0 डिग्री पुट कर रहे होगे या आप कितनी पुट करोगे, 180 डिग्री पुट करोगे। और 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन भी याद रखिएगा लिख सकते हैं। तो आइए, अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, बताओ फाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो स्टूडेंट बताइएगा, अगर हम इसको अमेंडेड फॉर्म में लिखें तो ओमेगा टी प्लस 0, तो हमारे पास आंसर ओमेगा टी ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। मैं असल में आपको बात क्या बताना चाह रहा हूँ, याद रखो जब भी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो मैंने दो चीजें बताई कि इनिशियल फेज या तो आप पुट करोगे बच्चों कितनी भला, 0 डिग्री या 180। अभी मैंने 0 पुट करके बताया और आपको इंटरेस्टिंग कहानी ये नजर आई कि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में साइन वाला फैक्टर आ रहा होगा। और हो सकता है मोशन जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो इनिशियल फेज हो सकता है 180 डिग्री हो, क्योंकि पॉइंट बी से भी तो मोशन स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो अगर पॉइंट बी से मोशन स्टार्ट करेगा तो फिर इनिशियली एंगल जो है वो 180 डिग्री बना होगा। तो अगर एंगल 180 डिग्री बना हो तो फिर देखते हैं हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या लिख लिया, 180 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मूले को दोबारा आप अमेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी। बेटे ऐड ही हो रहे हैं, जिस मर्जी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ और इसको सीख लोगे तो आपको वीडियो के बाकी क्वेश्चंस की भी अच्छी समझ आ रही होगी। अब जब भी यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म आ जाए ना कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा ऐसा आ रहा होगा, तो आपने देखना है अगर तो ये जो यहाँ पे लिखा हो सकता है 90, 180, 270, मतलब 90 के मल्टीपल्स में कुछ ना कुछ आएगा। अगर यहाँ पे 90 के इवन मल्टीपल्स में आ जाए, अब आपको पता है ये जो 180 है ये 90 का इवन मल्टीपल है। कैसे इवन मल्टीपल है? हम 180 डिग्री को लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो जब भी इवन मल्टीपल आ जाए ना तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रह रहा होगा। लाइक साइन है तो वो साइन में ही रहेगा और कॉज है तो कॉज में रहेगा। जैसे 180 है, आपने बच्चों इस 180 को हटा देना है और आपने इस फॉर्मूले को अमेंड करके लिखना है। तो आप जो ही इस फॉर्मूले को अमेंड करके लिखोगे ना तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 180 प्लस ओमेगा टी। बेटे मैंने बता दिया 180 90 का इवन मल्टीपल है, जो साइन फंक्शन है वो साइन में ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आएगा। या आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी है मैथ्स में, लेकिन वो एमडी कैट के बच्चों को नहीं पता तो आपने वो नहीं अप्लाई करना। ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। खैर आपने नेगेटिव या पॉजिटिव को नहीं देखना, आपने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे आज पुट करना चाह रहा हूँ कि जब भी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो जो इनिशियल फेज है वो या तो 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी। और जब भी आप 0 पुट करोगे या 180 डिग्री पुट करोगे, जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उसमें हमेशा साइन वाला फैक्टर आएगा। ये बात याद रखें। और कभी कभार बच्चों को समझ ही नहीं आ रही होती कि सर मोशन मीन से, उसने वर्डिंग में नहीं लिखा होता मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। वो आपको सिंपल कह देगा कि जब t इज इक्वल टू जीरो था, t इज इक्वल टू जीरो का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट था, वो बोलेगा t इज इक्वल टू जीरो तब x इज इक्वल टू जीरो था। यानी जब बिल्कुल स्टार्ट की बात करें तो अभी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ था। कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ तो इसका मतलब है जो मोशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेटे मीन लेवल से स्टार्ट हो रही है। तो क्या आपको याद रहेगा कि मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट रहे तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उसमें हमेशा साइन आएगा, एक बात। लेकिन बच्चों एन मुमकिन है कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही हो, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही हो।
तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि अगर मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो जाए तो तब की कहानी बिल्कुल अलग होगी। उसको बड़े ध्यान से सुन लें। मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से भला? एक्सट्रीम पोजीशन से। आइए डायग्राम में वापस जाके समझते हैं कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो जाए तो ऐसे केसेस में आप जो इनिशियल फेज है जिसको फाइव बोलते हो उसकी वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हो। आइए सीखते हैं। फाइव की बजाय तब भी आप दो वैल्यूज पुट कर सकते हो। आइए देखते हैं वो कौन सी वैल्यूज हैं। पहले डायग्राम में चलते हैं और फिर वापस हम अमेंडेड फॉर्मूले बनाते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट सी है बेटे, ये पॉइंट सी जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भला? एक्सट्रीम पोजीशन को, मैंने बताया। और इसी तरह पॉइंट डी जो है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ये बताएं, अगर मोशन जो है वो पॉइंट सी से स्टार्ट हो जाए तो मूव करने से पहले इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है? 90 डिग्री। यानी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो या तो इनिशियल फेज 90 डिग्री होगा। और बेटे अगर मोशन यहां से स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा, तो फिर इसने मूव करने से पहले मीन लेवल के साथ देखें जरा कितना एंगल बना रखा है। ये जो एंगल होगा बच्चों दैट विल बी 270 डिग्री। तो दो बातें याद रखिएगा कि अगर मोशन स्टार्ट हो कहां से भला? एक्सट्रीम पोजीशन से, तो जो इनिशियल फेज होगी बच्चों वो या तो 90 डिग्री होगी। अब 90 डिग्री को याद रखिएगा, रेडियन में हम लोग पाई बाय 2 रेडियन, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 90 बनेगा। या बेटे आप क्या लिख सकते हो? 270 डिग्री। और याद रखिएगा 270 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री बनेगा। तो जब भी मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो इनिशियल फेज या तो 90 डिग्री होगी या 270। अब बाज औकात बच्चों को समझ नहीं आता कि मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है, सर पता कैसे चलेगा? तो बेटे अगर उसने एक बात लिखी हो, एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है बिल्कुल स्टार्ट में। वो बोले एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट था, यानी जब मोशन स्टार्ट हो रही थी ना, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है जब मोशन स्टार्ट हो रही है, तो तब डिस्प्लेसमेंट कितना था? एम्पलीट्यूड के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी मीन पे नहीं मौजूद था, वो कहाँ पे मौजूद था? एक्सट्रीम पे। तो बाद का वो बोलेगा नहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो ऐसे भी बोल देगा, और आज के सवाल में उसने यही बोला हुआ। आइए हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले बना लेते हैं। बच्चों के फॉर्मूले जो है वो हमारे पास क्या बनेंगे अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है? तो फॉर्मूला मैंने डिस्प्लेसमेंट का जनरल बता रखा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव है। अब बताओ बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम फाइव का पुट करेंगे, तो हम लोग फाइव की वैल्यू या तो 90 डिग्री पुट करेंगे या 270। आइए 90 डिग्री पुट करके देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 लिख लें, या 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी लिख लें। लें जी, मैंने फाइव की जगह 90 पुट कर दिया। अब बच्चों इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने बताया जैसे पीछे 180 प्लस ओमेगा टी आया था, अब 90 प्लस ओमेगा टी आ गया। बताओ ये जो 90 है ये सिंपली 90 का इवन मल्टीपल है, ये ऑड है। बताओ इस 90 को क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है ये ऑड मल्टीपल है, 1 इज एन ऑड नंबर। तो जब भी ऑड मल्टीपल आ जाए ना तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाएगा। यानी साइन होगा तो वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉज होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 प्लस ओमेगा टी को आप कॉज ओमेगा टी लिख सकते हो। तो मैं जो ही अमेंडेड फॉर्मूला बनाऊंगा वो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि हमने देखा था जब मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही थी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में साइन फंक्शन आ रहा था। और जब भी वो बोले मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है बेटे उसमें कॉज फंक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको बात समझ आ रही है। और स्टूडेंट्स अगर मैं 90 के बजाय 270 पुट कर दूं तो तब अगर हम सॉल्व करें तो तब हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव है, फाइव की जगह क्या लिखेंगे? 270। तो ओमेगा टी प्लस 270 लिख लें, या 270 डिग्री प्लस ओमेगा टी लिख लें। अब मुझे आपने ये बताना है कि जो 270 है ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड है। प्लस माइनस आना वो अलग कहानी है, उसको छोड़ दें, कि प्लस आना है या माइनस आना है उसको छोड़ दें। बेटे x इज इक्वल टू, अब ये जो 270 डिग्री बन रहा है, जो 270 डिग्री है ये 90 का ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और मैंने बताया जब भी ऑड मल्टीपल आएगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपनी को रेशियोज में, यानी साइन होगा तो कॉज में चेंज हो जाएगा, और कॉज होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। खैर, हम x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटे? इसको लिखेंगे हम लोग कॉज ऑफ ओमेगा टी लिख लेंगे,
लेकिन बच्चों ये आना माइनस में है। माइनस में क्यों आना है इसको नहीं हम सीख रहे। मैं असल जो पॉइंट आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी मोशन स्टार्ट हो मीन पोजीशन से तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उसमें साइन आएगा, और जब भी मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उसमें कॉज आ रहा होगा। ओके, आइए अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं, फिर मैं कुछ और मैंडेट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें कि बेटे उसने बोला एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका किसी भी लम्हे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब कहानी बड़ी आसान है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि जब मोशन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट था। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद था, एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद था। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन के लिए जो फाई की वैल्यू होगी जिसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं वो क्या होगी। तो बेटे अभी हम लोगों ने सीखा कि जब भी मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी तो जो इनिशियल फेज की वैल्यू होगी वो या तो 90 डिग्री होगी जिसको मैंने पाई बाय टू बोला था, या बेटे ये वैल्यू कितनी होगी, ये 270 डिग्री होगी जिसको हमने 3 पाई बाय टू लिखा था। तो बताओ यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, कौन सा भला, पाई बाय टू का ऑप्शन मौजूद है, तो लिहाजा हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो पाई बाय टू बचेगा। होपफुली आपको ये बात जो है वो समझ आ चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के ना दो बड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जल्दी से वो सीख लें क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड। मैं चाह रहा हूँ कि आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको तमाम नाव हाव हो जानी चाहिए ताकि क्वेश्चन चेंज होके आए तो आप सीख लो। चले मैं एक जल्दी से क्वेश्चन लेता हूँ और हम इसको सॉल्व करके फिर वापस चलते हैं कि अब बॉडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल देते हैं कि आ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर start its motion. A simple harmonic oscillator start its motion from mean position. Starts its motion from mean position। आपको पता चल रहा है कि मोशन जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, मीन पोजीशन से शुरू हो रही है। तो अब सवाल ये है कि बताओ ये कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या भला, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज करना है बच्चों, लेकिन फिलहाल सवाल आपको समझ आ रहा है कि एक बॉडी है जिसकी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, बताओ कितना टाइम गुजरने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर कर लेगा। मतलब एक सिंपल पेंडुलम ही समझ लें कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। बेटे इसकी मोशन जो है वो यहाँ से, ये अपनी मोशन जो है वो स्टार्ट कर रहा है और इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना है। तो मान लो ये है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, तो अभी वो अब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाना है। तो सवाल ये है कि बताओ कितना टाइम गुजरने के बाद वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा वो एम्पलीट्यूड से हाफ होगा, यानी मीन और एक्सट्रीम के मिड में चला जाएगा। मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन से, तो मीन से आपको एक्सट्रीम की तरफ जाना है और कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक्स नॉट बाय टू यानी एम्पलीट्यूड का हाफ। तो बताओ इस दौरान उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ओके, बेटे परेशान नहीं होना, उसने बताया मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से। तो जैसे ही मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला जल्दी से लिख लोगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिख लोगे बच्चों। अब वो खुद बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कितना है, बताओ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, तो आप एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, एक्स नॉट बाय टू लिख दोगे बेटे। यहाँ पे लिखा एक्स नॉट और साइन ऑफ ओमेगा टी हमारे पास आ रहा है ऐसे ही। अब एक्स नॉट और एक्स नॉट वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। आप जो ही कैंसिल करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा बच्चों कितना भला, 1/2, और यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो बच्चों यहाँ से साइन को दूसरी साइड पे ले जाओ तो दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी ओमेगा टी एक साइड पे रहेगा और दूसरी साइड पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब आपको साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब है कि ये सोचना है कि साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है। तो बेटे साइन फंक्शन की जो 1/2 वैल्यू होती है वो 30 डिग्री पे होती है, लेकिन आपने डिग्री नहीं लिखना, आपने रेडियन में लिखना है। और आप याद रखो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो,
π/6, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ से आपको टाइम पता लगाना है। तो एक काम करो बेटे, आप ऐसा करो, ओमेगा की जगह पे लिख दो क्या भला, 2 पाई ओवर कैपिटल टी लिखो, और साथ में स्मॉल टी आ गया ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया, π/6 आ गया। अब ये देखो पाई वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों साइड पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको स्मॉल टी के लिए सॉल्व कर लो, यानी कितना टाइम लगेगा। तो जो ही हम इसको स्मॉल टी के लिए सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा बेटे, वो टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो टाइम लगेगा वो t/12 लगेगा। यानी अगर एक बॉडी अपनी मोशन जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मीन से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम तक जाने में जो उसको टाइम लगेगा बेटे, वो कितना होगा, t/12 होगा। ओके, एक तो ये समझ आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने, और मीन से शुरू होगा तो साइन वाला फॉर्मूला। बेटे अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम, पहले मैंने लिखा था कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही थी। अब मैं मीन की बजाय, अगर मैं मीन को हटा के मैं लिख दूं कि बॉडी जो है वो अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से। अब बताओ, वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड कवर करने में कितना टाइम लेगा। सवाल समझो, मोशन यहां से स्टार्ट हो रही है, उसने मीन की तरफ आना है, तो बताओ कितना टाइम गुजरने के बाद वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाएगा। अब बच्चे कहते हैं ये भी सर उतना ही टाइम लगेगा। बेटे नहीं, उतना टाइम नहीं लगेगा। अब आपने करना क्या है, कहानी बहुत सिंपल है। आपने जब मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी, तो आपने एक्सट्रीम पोजीशन के लिए फॉर्मूला साइन वाला नहीं यूज करना। बेटे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। तो अब आप फॉर्मूला जो यूज करोगे वो कौन सा होगा, वो x = x0 साइन ऑफ ओमेगा टी नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, कॉज ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि आपने पढ़ा था। अच्छा, वो खुद बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना कवर होना है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया, x0/2 लिख दिया। दोनों साइड पे x0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सिर्फ एक काम करो, जहां जहां साइन आ रहा है बेटे, वहां वहां पे आप क्या लिख लो, कॉज लिख लो, बाकी कहानी आपको समझ आ जाएगी। तो आइए मैं साइन की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉज लिखा, और यहाँ भी स्टूडेंट मैं क्या लिखता हूँ, कॉज लिखता हूँ। यहाँ भी मुझे कॉज लिखना है। तो बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस को दूसरी साइड पे ले जाओगे, कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। तो आप 60 डिग्री को π/6 नहीं लिखोगे, 60 डिग्री होता है π/3 होता है। तो अब आपने क्या करना है, ओमेगा की जगह पे 2 π/t लिख देना है। और बच्चों यहाँ पे π/6 नहीं आ रहा था, बल्कि क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। आप अब जू ही इसको सॉल्व करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों, वो t/12 नहीं आएगा, वो t कितना आएगा, 6 आएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब है मीन से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम तक जाने में t/12 टाइम लगेगा, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए जो टाइम है बेटे वो ज्यादा लग रहा होगा, वो t/12 नहीं होगा, बल्कि t/6 होगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है। और बेटे ये जो टाइम है ना t/6, ये t/12 से डबल है। अगर आप t/12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो t/6 बनता है। तो याद रखिएगा, मीन से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम तक जाने में टाइम डिफरेंट लगेगा, वो कितना होगा, वो t/12 होगा। और एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द मीन आने में टाइम डिफरेंट लगेगा, और वो टाइम कितना होगा, वो t/6 होगा। और ये t/6 जो है वो t/12 से मैंने बता दिया क्या है, डबल है। तो होपफुली आपको डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना है कि मीन से मोशन स्टार्ट होगी तब क्या कहानी चलेगी, और एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट होगी तो तब क्या कहानी चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं कुछ आसान क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक से। एंड अ बॉडी इज ऑसिलेटिंग एट मीन पोजीशन एट t = 0। वो बोल रहा है t = 0 पे वो मीन पोजीशन पे है। इसका मतलब है मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से। एट t = t/4 इट विल बी एट। अब बच्चों अगर मोशन मीन से स्टार्ट हो, कहानी है बहुत ही आसान। अगर मीन से स्टार्ट हो, मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जब वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, बेटे याद रखिएगा जो टाइम लग चुका होगा वो कितना होगा, वो t/4 टाइम ले चुका होगा। वो ऊपर क्वेश्चन और था, वो मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक जाने का था, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का है। तो t/4 के बाद बेटे वो कहाँ पे आ जाएगा, एक्सट्रीम पे। फिर वो t/4 के बाद मजीद उसको t/4 का मजीद टाइम देंगे, तो t/4 प्लस t/4 कितना हो जाएगा, t/2। तो t/2 टाइम गुजरने के बाद वो कहाँ पे होगा, मीन पे। ओके, अगर मैं उसको मजीद
टी बाई फोर का मजीद टाइम दूं तो टोटल टाइम हो जाएगा कितना भला, 3t/4। बेटे 3t/4 के बाद वो कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पे। और अगर उसको मजीद t/2 का टाइम दे दिया जाए तो टोटल टाइम हो जाएगा बच्चों कितना भला, t हो जाएगा। और वो t टाइम गुजरने के बाद फिर से कहाँ पे होगा, मीन पे होगा। तो ये कहानी आपके सामने है कि जो t/4 था उसके बाद जल्दी देख के बताओ, अगर मोशन मीन से स्टार्ट हो रही है तो t/4 टाइम गुजरने के बाद वो कहाँ पे था, t/4 टाइम गुजरने के बाद बेटे दैट वाज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, जल्दी बताओ, अगर वो t/4 ना पूछता, बोलता t/2 के बाद बताओ, t/2 के बाद वो कहाँ पे होगा। तो देखो बच्चों, t/2 के बाद आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि वो कहाँ पे होगा, ही विल बी अगेन एट द मीन पोजीशन। और अगर आपको बोला जाए 3t/4 बोलता, 3t/4, तो 3t/4 के बाद अगेन दैट वाज एट, आप देख सकते हो कहाँ पे था, ये फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे था। और बच्चों अगर वो बोलता टाइम टी गुजरने के बाद वो कहाँ पे होगा, तो बेटे टी टाइम गुजरने के बाद वो एक चक्कर पूरा कर चुका है, आपको नजर आ रहा है वो मीन पे है। तो अगर टाइम टी के बाद पूछता तो अगेन इट विल बी एट मीन पोजीशन। तो मैंने बता दिया, अगर वो t/4 की बजाय कुछ और टाइम भी पूछे तो चेंज, अगर क्वेश्चन पूछे तो वो भी आपको समझ आ रहे होंगे। तो ये बेटे आपके सामने ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। अब आते हैं ये 2011 के पेपर का क्वेश्चन है। कहानी बहुत आसान है, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपको इस ग्राफ के बारे में कुछ आंसर्स करने हैं कि बताओ किस टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, आपको नजर आ रहा है, एक पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बताओ पॉइंट ए पे टाइम कितना लगेगा, जीरो। t/4 पे नहीं है, t/4 पे तो आपको नजर आ रहा है ये मैक्सिमम हो चुका है। बताओ पॉइंट सी पे कितना साइकिल पूरा हो चुका है, आधा साइकिल, आधा साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगता है वो t/2। बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो एक तो जीरो पे जीरो था, एक t/2 पे जीरो है। 3t/4 के बाद तो फिर मैक्सिमम हो चुका है, और टी टाइम गुजरने के बाद फिर से क्या हो चुका है, जीरो। तो तीन पॉइंट्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो मिलेगी। और वो तीन पॉइंट्स बच्चों कौन कौन से हैं, वो तीन पॉइंट्स हैं बताओ, एक तो जीरो पे, एक कहाँ पे, जल्दी देखो बच्चों, t/2 पे, और तीसरा कौन सा है, टी। ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है बच्चों वो कितनी मिलेगी, यानी एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल रही होगी, जीरो मिल रही होगी। और अगर पूछता कहाँ कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो दो पॉइंट्स है बेटे, एक तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ये टाइम आपको नजर आ रहा है t/4 है, और दूसरा 3t/4। तो दो टाइम ऐसे हैं कौन से भला, t/4 और 3t/4। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है बच्चों वो कितनी मिल रही है, वो मैक्सिमम मिल रही है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया। बहुत आसान था, ग्राफ दिया हुआ था और चीजें सॉल्व करना थी। ओके, ये क्वेश्चन आ गए बच्चों डिस्प्लेसमेंट के। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन होपफुली अगर आप चीजों को सुन रहे होगे तो आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब उसने पूछा द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैव स्टेडी फेज रिलेशनशिप। बोल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कोई ना कोई फेज का डिफरेंस रहता है। द एक्सेलरेशन शोज अ फेज लीड ओवर द वेलोसिटी ऑफ। बताओ एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को कितने एंगल से लीड कर रहा है। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में लीडिंग या लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ। तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं बच्चों, ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो याद कर लो, और इसमें बदल के क्वेश्चन आए तो फिर भी सीख लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अगर हमें कभी डिस्प्लेसमेंट पता लगाना पड़े तो उसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है बच्चों वो आपने पढ़ रखा है, कि मैं मोशन मीन से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो आप पढ़ आए हो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी है। यानी मैं आपको कहूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो वैसा ही बनेगा जैसा साइन फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, आइए पहले मैं एक ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं बेटे, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। बताओ कैसा बनना है साइन फंक्शन का ग्राफ। आप सब बच्चों को पता है कि साइन जीरो जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। साइन 90 डिग्री पे बच्चों जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मैं कहता हूँ मैक्सिमम हो जाएगी। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव मैक्सिमम होती है। और साइन 360 पे क्या हो जाएगा, जीरो।
यानी मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओगे विद वर्सेस क्या भला टाइम, तो ये जो ग्राफ आएगा बच्चों ये कैसा आएगा, जैसा एक साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ है वर्सेस टाइम। ओके, ये वाली बात याद कर लें। अब बेटे मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, ये आपको फॉर्मूला भी याद कर लेने। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जो वेलोसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा वो v इज इक्वल टू, हमारे पास मैं सिंपल लिख देता हूँ फिर इसको मॉडिफाई करके लिख लेंगे, दैट विल बी x नॉट ओमेगा इनटू कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन मैंने बोला मैं इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू v नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, आप ये फॉर्मूला लिख लें। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो कॉस फंक्शन जैसा बनेगा, वो साइन जैसा नहीं बन रहा। वो ग्राफ देख के बोल सकता है पहचानो किस चीज का ग्राफ है, तो अगर ये साइन वेव बनी हुई है तो ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। और मैंने बोला जब भी वेलोसिटी आएगी तो बच्चों वेलोसिटी के केस में जो हमारे पास क्या कहते हैं ग्राफ बनेगा वो कॉस फंक्शन वाला बन रहा होगा। आइए कॉस फंक्शन का ग्राफ जो है वो बना के देखते हैं। तो बेटे जो कॉस फंक्शन का ग्राफ है, कॉस जो होता है वो 0 पे 1 होती है वैल्यू। कॉस 0 की वैल्यू बेटे 1 होती है, तो ये मैंने मैक्सिमम लिख दी। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कॉस 180 पे क्या होता है, सबको पता है -1 होता है। कॉस 270 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा बच्चों। और कॉस 360 पे अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये थोड़ा सा आगे चला गया पॉइंट। कॉस 360 पे अगेन हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये अगेन 1 आएगी। आपने करना क्या है, इन पॉइंट्स को सिंपली फ्री हैंड स्केचिंग से जोड़ देना। आप यूं ही जोड़ोगे तो ये आपके पास बच्चों ग्राफ आ गया किसका भला, ये वेलोसिटी का ग्राफ आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कॉस फंक्शन जैसा ग्राफ बनना है। ठीक है, अगर वो आपको ग्राफ दे के पूछे बताओ ये किस चीज का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का। लेकिन आज ये क्वेश्चन नहीं है कि ग्राफ किस तरह का बन रहा है, आज एक कहानी है जिसको हमें समझना है। अब अगर सवाल आ जाए कि बताओ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज का डिफरेंस है, बताओ बच्चों क्या मैं इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को v इज इक्वल टू वी नॉट, क्या कॉस ऑफ ओमेगा टी को साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। साइन 90 डिग्री, मैं अभी पीछे वीडियो में बता के आया कि साइन 90 प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो उसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों गौर करो जरा, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में आ रहा है हमारे पास क्या वाला, साइन ऑफ ओमेगा टी। जो वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले में आ रहा है 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो वहां पे ओमेगा टी है, यहाँ पे 90 प्लस ओमेगा टी है। इसका मतलब है यहाँ पे दोनों में फर्क आ रहा है कितना भला, 90 डिग्री का फर्क आ रहा है। तो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख दी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो और जो वेलोसिटी होती है वो दोनों में कितने का फर्क होता है, 90 डिग्री का या पाई/2 का। तो अगर सवाल आ जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस होगा, सो योर आंसर विल बी 90 डिग्री। ओके, लेकिन आज उसने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का नहीं पूछा, ना डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का पूछा है, बल्कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पूछा है। आइए वो भी सीखते हैं। बच्चों होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है, ये मैंने वेलोसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला लिख दिया है। अब आइए एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, और कहानी को मजीद अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आइए मैं अब एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाता हूँ। आपने एक्सेलरेशन का भी एक जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला क्या है, आइए उस फॉर्मूले को लिखते हैं। बेटे जो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। या मैं आपके लिए आसानी करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बच्चों इसको मजीद अमेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको मजीद अमेंड करके लिखेंगे ना, तो अच्छा पहले तो चलें मजीद अमेंड ऐसा करेंगे, ए इज इक्वल टू ए नॉट अलग लिख लें, बाकी क्या बना, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी बना। अब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी साइन फंक्शन वाला ही आना है, लेकिन उल्ट बनेगा। मतलब क्या मतलब, जैसे जो सॉरी मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। बेटे जैसे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ना, साइन फंक्शन बन रहा था आपके पास और ये साइन फंक्शन ऐसा था। लेकिन यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा साइन फंक्शन का वाला ही ग्राफ बनना है, लेकिन उल्टा ग्राफ बनेगा। वो ऊपर से शुरू होकर ऐसे नीचे को आ रहा था, ये नीचे से शुरू होगा।
लाइक साइन जीरो की वैल्यू आप सबको पता है बच्चों, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। साइन 90 की वैल्यू वन होती है, बट आपने वन, जब यहाँ पे साइन 90 पुट करोगे ना, तो वन वन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन आएगा। ये लो, साइन 90 की वैल्यू माइनस वन। साइन 180 कितना हुआ? जीरो। साइन 270 की वैल्यू माइनस वन है, जब यहाँ पे आप माइनस वन पुट करके एक और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? प्लस वन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो 270 पे हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो पॉजिटिव का वन आ जाएगी। ओके। और 360 पे सबको पता जीरो। यानी बात करने का मतलब ये है कि बनना साइन फंक्शन वाला ग्राफ ही है, लेकिन वो ग्राफ जो है वो ऊपर से शुरू होता था बच्चों। जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो कहाँ से शुरू हो रहा होगा? नीचे से शुरू हो रहा होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद वर्सेस क्या भला? टाइम। तो ये आपको तीनों ग्राफ, बेटे तीनों ग्राफ आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का वर्सेस टाइम, वेलोसिटी का वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन का वर्सेस टाइम। तो ग्राफ देख के अगर आपको बोले तो पहचान कर लीजिएगा। खैर, हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटे आज का सवाल ये है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। मैं आपको मैथमेटिक्स, मैंने बोला एमडी कैट के बच्चों को उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इसको माइनस साइन ऑफ ओमेगा डी को बताऊं क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी। जब भी आप साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ना, तो साइन 180 प्लस ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अब आपने इस फॉर्मूले पे गौर करना है। मैं अगर तीनों फॉर्मूले इकट्ठे लिखूं तो आप फर्क बड़ा वाज़ेह लिख सकते हो। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बच्चों, यहीं पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। और जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां से वो किसी का भी फेज पूछे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में या डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना है। अच्छा चलो पहले ऐसा करते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं। आपने इन दोनों ग्राफ को देखना है बेटे। यहाँ पे क्या आ रहा है जल्दी बताओ? ओमेगा टी। वहां पे क्या आ रहा है? 90 प्लस ओमेगा टी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल का फर्क पूछे तो देख के बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है? ओमेगा टी। वहां पे आ रहा है 90 प्लस ओमेगा टी। इसका मतलब है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल का फर्क है बेटे? 90 डिग्री का मैंने बता दिया। अब सवाल है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आ जाए। आइए बच्चों इसी इक्वेशन पे जाओ और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखो। देखो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? 180। वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? 90। इसका मतलब है फर्क तो 90 डिग्री का ही बन रहा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको ये याद रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं उनमें भी फर्क कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में एंगल पूछ रहे, आइए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में देखते हैं। बेटे डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या आ रहा है? ओमेगा टी। एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है? 180 प्लस ओमेगा टी। और वैसे भी आपने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये अवे फ्रॉम मीन होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टूवर्ड्स मीन होता है। यानी ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और ऑपोजिट होने का मतलब है दोनों में फेज का डिफरेंस होगा कितने का भला? 180 डिग्री का। तो अगर वो आपको फेज डिफरेंस पूछे किसके बीच में? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो आपका आंसर होगा बच्चों कितना भला? 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो ये सारी कहानी आपके सामने है। आपको कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है, कोई सी दो क्वांटिटीज के बीच में फेज डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो बड़े इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे एमडी कैट के तमाम पास पेपर्स की वीडियोस मौजूद हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको तमाम वीडियोस मिल रही होंगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे अच्छा सा जो है वो कमेंट भी करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा हो रहा हो। तो बच्चों ये सारी कहानी थी अगर वो आपको फेज डिफरेंस पूछे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड दैट इज गोइंग आल्सो गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। अब बेटे वेलोसिटी के क्वेश्चन, वो तो मैंने फेज डिफरेंस बताया, अब वो वेलोसिटी के क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपको वेलोसिटी के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
मैं ऐसा कर रहा हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। बेटे वेलोसिटी का जो जनरलाइज फॉर्मूला है ना, वो सुन लें, वो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। और इसी को समटाइम हमारी बुक वाला ऐसे भी लिखता है, ओमेगा एक्स नॉट इंटू 1 - एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, लेकिन आज मुझे क्या बात करनी है, आज मुझे वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है। खैर ये वेलोसिटी के जनरलाइज फॉर्मूले हो गए। अब बेटे आप जनरलाइज फॉर्मूला को मजीद अमेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब आप एक काम करो, आप वेलोसिटी, हो सकता है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला बदल के दे रहा हो और आप परेशान हो रहे हो, जैसे अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो बेटे आपको एक काम करना है, आपको वेलोसिटी के तमाम जनरलाइज फॉर्मूले याद कर लेने हैं। जो वेलोसिटी के जनरलाइज एक्सप्रेशन बन रहे हैं ना, तो सबसे पहले वेलोसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला मैंने लिखा, आपको 6-7 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला आपने लिख लिया वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू क्या आया, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब आप यहीं पे वेलोसिटी का ओमेगा की वैल्यूज पुट करते जाएं तो वेलोसिटी के मुख्तलिफ फॉर्मूले बनते जाएंगे। अगर बेटे आप ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 पाई बाय टी, क्योंकि सम टाइम वो ओमेगा नहीं देगा, आपको टाइम पीरियड दे देगा, तो यू विल बी हैविंग अनदर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, 2 पाई बाय टी ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब सम टाइम पीरियड नहीं दिया होगा बेटे, यू विल बी गिवन विद द फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी दी होगी तो आप यही फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको तीन मुख्तलिफ चीजों के लिए ओमेगा की वैल्यूज याद कर लेनी है। जैसे सिंपल पेंडुलम आ जाए ना, तो बेटे सिंपल पेंडुलम के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है, वो बता रहा हूँ सीख लें। बेटे सिंपल पेंडुलम के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है, वो जी ओवर एल का स्क्वायर रूट होती है। तो मैंने सिंपली क्या किया, ओमेगा की जगह जी ओवर एल का स्क्वायर रूट लिख दिया। बाकी सारी कहानी पुरानी है। बाकी क्या था, बाकी था एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये हॉरिजॉन्टल मैच स्प्रिंग सिस्टम है, तो फिर जो हमारे पास कहानी होगी, बेटे ये पेंडुलम की थी ऊपर, हॉरिजॉन्टल मैच स्प्रिंग सिस्टम में जो ओमेगा की वैल्यू होती है, वो के ओवर एम का स्क्वायर रूट होती है। तो ये के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पांचवा। और यू कैन हैव एन अदर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, और वो फॉर्मूला क्या होगा बेटे, v इज इक्वल टू, अगर वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम आ जाए, तो वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में जो ओमेगा की वैल्यू होती है, वो याद कर लो कितनी होती है, g ओवर x का स्क्वायर रूट होती है। तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने वेलोसिटी के तमाम जनरलाइज फॉर्मूले लिख दिए, ताकि वो जब कभी बेटे आपको वेलोसिटी का कोई भी फॉर्मूला पूछे तो आपकी नजर से गुजरे होने चाहिए। क्योंकि हर साल पेपर में ना एक आध वो अमेंडेड फॉर्मूला बता रहा होता है, तो बच्चों को तब अमेंड करना बड़ा मुश्किल लगता है। एक दफा नजर से गुजरा होगा तो बहुत आसानी होगी। अच्छा, अब फिर अगली कहानी अगर आपसे मैं पूछूं कि बच्चों सोच के बताओ कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। ट्रेंड भी याद रखिएगा, जनरलाइज फॉर्मूले भी और ट्रेंड भी, और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो बच्चों याद रखिएगा, जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी कहाँ पर भला, दैट विल बी एट द मीन पोजीशन। और जल्दी बताओ बच्चों, मीन पोजीशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जीरो। तो आप एक काम करो, इसी फॉर्मूले के अंदर, ये वाले फॉर्मूले के अंदर आप एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो बेटे, जीरो पुट कर दो। तो जो ही आप एक्स की जगह जीरो पुट करोगे, ये टर्म खत्म हो जाएगी, एक्स नॉट का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके लिए अगर आपसे फॉर्मूला पूछे, तो फॉर्मूला याद करो कि वो क्या आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आएगा उसको वी नॉट से मैं डिनोट करूंगा, और वो बनेगा ओमेगा एक्स नॉट। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब जस्ट ओमेगा की वैल्यूज बेटे पुट करते जाओ और आपके पास फॉर्मूला जो है वो आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं बेटे 2 पाई ओवर टी, तो आपके पास यू कैन हैव अनदर एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी, 2 पाई ओवर टी इंटू क्या हो गया, एक्स नॉट। आपके पास एक और फॉर्मूला हो सकता है बच्चों, वो क्या हो सकता है, 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एक्स नॉट आ जाएगा। और इसी तरह मैंने बताया सिंपल पेंडुलम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मूले आते जाएंगे। अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसके लिए मैंने बताया ओमेगा की जगह पे क्या पुट करोगे, जी ओवर एल स्क्वायर रूट पुट करोगे। तो ये बनेगा जी ओवर एल स्क्वायर रूट इंटू एक्स नॉट। ये सिंपल पेंडुलम की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों। और अगर हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात करें, तो जो हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है
उसकी जो ओमेगा की वैल्यू है वो मैंने आपको बताई है बेटे, वो के ओवर एम स्क्वेयर रूट है। तो ये के ओवर एम स्क्वेयर रूट इंटू क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा। और इसी तरह वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम आ जाए तो फिर आपको ओमेगा की वैल्यू मैंने बता दी है, जी ओवर एक्स का स्क्वायर रूट है इंटू क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये बेटे मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मूले आ गए हैं, ध्यान में रखिएगा। और वेलोसिटी कहाँ पे होती है, मैक्सिमम मीन पोजीशन पे। ये तमाम फॉर्मूले मैक्सिमम वेलोसिटी। अब एक अगला क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों सोच के बताओ वेलोसिटी जो है वो मिनिमम कहाँ पे होगी। तो वेलोसिटी मिनिमम जो होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जाके रुक जाता है। तो वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी, कहाँ पे होगी, सिंपल बेटे याद रखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आप एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स नॉट। अब कहानी बहुत आसान है, इस फॉर्मूले में जो ही आप बच्चों एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स नॉट पुट करोगे, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके जीरो जीरो जब सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो जो आपको मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कितनी मिल रही होगी, जीरो। तो ये मैंने आपको बच्चों वेलोसिटी के तमाम अमेंडेड फॉर्मूले बता दिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के तमाम फॉर्मूले बता दिए, और मिनिमम वेलोसिटी के तमाम फॉर्मूले, मतलब मिनिमम वेलोसिटी जीरो होनी है उसके फॉर्मूले नहीं बनेंगे। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे होपफुली आप उनको अप्रोच कर पा रहे होगे। आइए अब बेटे सवालात की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटे ओमेगा एक्स नॉट सही फॉर्मूला है, ओमेगा एक्स नॉट, क्योंकि ये देखो पहला ही फॉर्मूला यहाँ पे आपको नजर आएगा ओमेगा एक्स नॉट लिखा हुआ, ये सही है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला भी सही लग रहा है, बेटे ये सही नहीं है। आपका के ओवर एम के ऊपर ना अगर स्क्वायर रूट आ जाता फिर ये सही फॉर्मूला होना था। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है के ओवर एम का, बल्कि फिर भी इसमें ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आना था, सिर्फ एक्स नॉट ही आना था। तो खैर इनमें बाकी कोई भी फॉर्मूला सही नहीं बन रहा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए सही फॉर्मूला बनेगा वो ओमेगा एक्स नॉट होगा। और आप तभी चूज कर पा रहे होगे जब आपने मैक्सिमम वेलोसिटी के तमाम पॉसिबल एक्सप्रेशन जो हैं वो लिख रखे होंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स बना लें ताकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में दिक्कत ना हो रही हो। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वेलोसिटी। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसका रेडियस एक्स नॉट है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, हाँ किसी भी लम्हे वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो बेटे जो किसी भी लम्हे अगर आपने वेलोसिटी पता लगानी है तो उसका जनरलाइज फॉर्मूला हमने देखा था ओमेगा इनटू क्या था, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन अल्फा में ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा और फॉर्मूले जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा होगा। और वैसे भी देखो बच्चों अभी हमने वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो लिखा ना ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटे, अब आ जाओ वेलोसिटी का, ये 2014 का क्वेश्चन है। अगेन मैक्सिमम स्पीड जिसने सीखा होगा उसी को ये बात समझ आ रही होगी। अब बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड। देखो आपको टाइम पीरियड दे दिया 0.063 सेकेंड्स। द मैक्सिमम स्पीड इज, ले जी कीवर्ड इज मैक्सिमम स्पीड, इसका मतलब है आपको मैक्सिमम स्पीड के फॉर्मूले के साथ ही जाना है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब ओमेगा और एक्स नॉट की वैल्यू बतानी है। बेटे टाइम पीरियड दे दिया तो ओमेगा ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। आपने बड़ी सिंपल कहानी पढ़ रखी है कि जो ओमेगा होता है बच्चों वो 12 आपने पढ़ा, वो कितना होता है 2 पाई ओवर क्या होगा टी होगा। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 2 पाई की वैल्यू क्या लिखोगे 3.14, और टाइम पीरियड उसने बता दिया है 0.063 सेकेंड, 0.063 सेकेंड। अब बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेटर लाओ तभी सॉल्व करेंगे। बेटे परेशान नहीं होना, सिंपल कैलकुलेशन है। बताओ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28। तो ये 6.28 ऊपर बना और नीचे बन रहा है 0.063। बेटे 6.28 को अप्रोक्सीमेटली 6.3 लिख लें, और मुझे नीचे भी नजर आ रहा है कि मैं 6.3 बना सकता हूं अगर मैं 2 डेसिमल राइट मूव कर जाऊं। तो जो ही आप 2 डेसिमल राइट मूव करोगे तो बच्चों ये बनेगा 6.3 बनेगा, और जितना राइट पे मूव करें उतना 10 की पावर माइनस में लिखना होती है। तो ये 6.3 और 6.3 क्या हो गए कैंसिल, 10 की पावर -2 को ले जाओ बच्चों ऊपर। तो जैसे ही 10 की पावर -2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर +2, और +2 का मतलब होगा 100,
और ओमेगा है तो यूनिट्स विल बी रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो आ गया 100, और दो ऑप्शन में हमें 100 लिखा, मेरा तुक्का लगाने में आसानी है, ये अल्फा ऑप्शन है या बेटे डेल्टा है। तो खैर ये तो आ गया। अब दूसरी चीज पूछ रहा है बेटे एक्स नॉट बताओ, जबकि उसने आपको मैक्सिमम स्पीड बता दी है। अब आपने सिंपली मैक्सिमम स्पीड के फॉर्मूले के साथ जाना है। बताओ मैक्सिमम स्पीड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। आज बताओ हमें क्या पता लगाना है, एक्स नॉट की वैल्यू पता लगानी है, तो वो होगी वी नॉट ओवर ओमेगा। बेटे वी नॉट है विलोस मैक्सिमम विलोस जो कि उसने बता दी है, कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा की वैल्यू अभी हमने पता लगाई 100। तो आप 3 को 100 से जैसे डिवाइड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.03 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट्स विल बी मीटर, तो राइट आंसर आएगा 0.03 और 100, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। तो बच्चों देखो हमें वेलोसिटी में मैक्सिमम वेलोसिटी के काफी दफा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको वेलोसिटी की नाउ हाउ जो है वो होनी चाहिए। ओके बच्चों आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट आगे एक्सेलरेशन के क्वेश्चन। तो आपको एक्सेलरेशन की पहले मैं थोड़ी कहानी बता देता हूँ, और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। खैर फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन आप अगर आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पता होंगे अब तभी अप्रोच कर पाओगे। आइए एक्सेलरेशन का जनरलाइज फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो एक्सेलरेशन का जनरलाइज फॉर्मूला है बच्चों, वो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो मैंडेट फॉर्मूले बना सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम एक्सेलरेशन भी देख सकते हो, ग्राफ भी देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चले मैं एक्सेलरेशन की कहानी बता देता हूँ। अच्छा पहली बात याद रखो बेटे कि जो एक्सेलरेशन होता है ये ओमेगा तो कांस्टेंट है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। अब ई कैट 2017 में ना एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछा हुआ था। तो बेटे पहले तो ये बताओ दोनों का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। हाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ हमें समझ आ रहा है कि ये ग्राफ आना कैसा है, स्ट्रेट लाइन ही आना। आइए ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं कि अगर हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो वो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटे उस ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का हमें ग्राफ बनाना है बेटे। इस ग्राफ की इंपॉर्टेंट बात जो है, बल्कि इसको हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा दिक्कत रहेगी। चलें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये है बेटे हमारा एक एक्सिस, ये है दूसरा एक्सिस। चलें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करना है ऑन द एक्स एक्सिस, और जो एक्सेलरेशन है बेटे उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ ऑन द वाई एक्सिस। ओके, अब पहले ये बताओ दोनों का रिलेशन कैसा बनेगा, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं क्या है बच्चों, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूं, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूं पॉजिटिव में, यानी ऐसे समझाता हूं, अगर मैंने एक्स की वैल्यू +1 पुट कर दी, अब सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिख लो, समझ लो ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो आप जनरलाइज फॉर्मूला बताओ क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हो, ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो बेटे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो जो ही मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा जो ए की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दूं, तो जो ए की वैल्यू आएगी बेटे वो +1 आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्यों? ओके, तो इसका मतलब है एक्स और ए की वैल्यूज ऑपोजिट हैं, मतलब एक पॉजिटिव पुट करेंगे दूसरा नेगेटिव आएगा। तो आपको ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। बेटे पहले क्वाड्रेंट में तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये बनेगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लिहाजा डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी ग्राफ आना स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, ये जो ग्राफ आएगा ये दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। सर दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स और ए की वैल्यूज एक दूसरे के क्या आनी है, ऑपोजिट आनी है। तो ये 2017 ई कैट 2017 में उसने ग्राफ पूछा हुआ था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन के लिए, उसने बोला था चूज करो कौन से वाला सही ग्राफ है। एक तो ये वाली बात याद होगी। अच्छा दूसरी बात आपको ये भी पूछा जा सकता है, बल्कि अगला क्वेश्चन आएगा कि एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा। तो एक्सेलरेशन का जनरलाइज फॉर्मूला बेटे आपके सामने है। जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो a इज इक्वल टू क्या है, -ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भला, डिस्प्लेसमेंट के। तो जब जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा,
जब जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। बताओ, अगर मैं बात करूं किसकी भला, एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। और अगर मैं बात करूं कहाँ की भला, मीन पोजीशन की, तो बेटे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, लिहाजा एक्सेलरेशन जो होगा वो भी मिनिमम मिलेगा, और उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। ये दो चीजें याद कर लें। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अमेंडेड फॉर्मूले, क्योंकि जो ऊपर क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है ना वो अमेंडेड फॉर्मूला ही का आने लगा है। तो आपको एक्सेलरेशन के तमाम अमेंडेड फॉर्मूले याद कर लेने, सिर्फ ओमेगा की वैल्यूज पुट करते जाना है बेटे, आपको अमेंडेड फॉर्मूले बन जाएंगे। तो मैं आपको एक्सेलरेशन के तमाम पॉसिबल फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ बेटे। जनरलाइज फॉर्मूला लिखें बेटे, ए इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब ओमेगा की वैल्यूज पुट करते जाओ बेटे, हम लोग ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाय टी लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू माइनस, क्या बना, टू पाई ओवर टी का स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, जिसको आप बताओ क्या लिख सकते हो, माइनस फोर पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स। ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और आप सब बच्चों को पता है कि जहां पर वन ओवर टी स्क्वायर आ जाए वहां पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यू कैन हैव अनदर एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर, जहां पर वन ओवर टी स्क्वायर आ रहा था मैंने एफ स्क्वायर लिख दिया, इंटू एक्स। जब भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो तो आप इस फॉर्मूले के साथ जाओगे बेटे। अगला फॉर्मूला सुन लें, आप ओमेगा की वैल्यूज पुट करते जाओ। जैसे मैंने बताया था कि जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, जी ओवर एल का स्क्वायर रूट। तो ओमेगा की जगह जी ओवर एल का स्क्वायर रूट लिखें, ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है इंटू एक्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो आपको सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछे तो माइनस जी ओवर एल एक्स होगा। और इसी तरह अगर बेटे वो आपसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम का, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछे, तो हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो के ओवर एम का स्क्वायर रूट होती है बेटे। तो स्क्वायर रूट पुट कर दें, और एक्स क्या, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये बनेगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स बनेगा, जो कि आपने पढ़ भी रखा है। तो ये बेटे मैंने एक्सेलरेशन के तमाम पॉसिबल फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो अगर टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो तो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज कर ले, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो तो तीसरा, इसी तरह सिंपल पेंडुलम हो और मैथ स्प्रिंग सिस्टम हो तो आप क्या कर सकते हो, इन्हीं में से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, आइए अब फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकेंड है। बताओ एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। तो बेटे एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन लिखो, ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। बताओ उसने आज हमें ओमेगा दिया हुआ नहीं, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो मैंने अभी मैंडेट फॉर्मूले बताए और इसमें एक फॉर्मूला ये नजर आ रहा है जिसमें आपको टाइम पीरियड इन्वॉल्व नजर आएगा। तो आप एक काम करो, या यहीं पे अमेंड कर लो, आप ओमेगा की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट टू पाई ओवर टी, लिख दिया। अब सिंपली यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी है। तो जो ही हम, उसने बताया हुआ टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। तो जो ही आप 10 सेकेंड पुट करोगे, जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो माइनस टू पाई ओवर, आप टी की जगह क्या लिख रहे होगे, 10, लेकिन ऊपर आपको देखना है स्क्वायर भी आ रहा है, इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, टू पाई बाय 10 का स्क्वायर इंटू एक्स, दिस विल बी द राइट एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। तो होपफुली आपको एक्सेलरेशन वाली कहानी भी समझ आ चुकी है। और ध्यान में रखिएगा कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा, अगला क्वेश्चन यही आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि अ सिंपल हार्मो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट। बताओ कहाँ पे मैक्सिमम होगा। बेटे मैंने बता दिया एक्सेलरेशन का डायरेक्ट लिंकशिप है किसके साथ भला, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो जब जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट सेंटर पॉइंट, यानी मीन पोजीशन पे, नहीं नहीं नहीं, मीन पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम। ये भी मीन पोजीशन है, ये भी निकल गया। अब दो ऑप्शन बचे, हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन एंड मीन पोजीशन, बोल रहा है मीन और एक्सट्रीम के मिड में चले जाओ, नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाँ ये सही है। क्योंकि मीन पोजीशन से अगर हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चले जाएंगे तो इसका मतलब है हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद हैं। और अगर
आप अभी पढ़ के आए हो कि जब जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद होगा तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट होगी। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों एक्सेलरेशन के टॉपिक से आए हुए हैं, ये 2019 का क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि है किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के क्वेश्चन वो पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं 5 से 7 मिनट लगाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि जब भी आपको काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी या इनकी रेशियोज के क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अप्रोच कर पा रहे हो। सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं बस पानी पी लूं और फिर शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमें ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जल्दी से। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सही है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की कहानी है। तो आपको जल्दी से बेटे मैं कुछ चीजें बता दूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आएंगे वापस। सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लेना है। पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। लेकिन हमारी बुक वाला इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखता है, 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू 1 - x स्क्वेयर ओवर x नॉट स्क्वेयर। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि इनमें से आप कोई सा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। खैर, मैं पहले वाले फॉर्मूले के साथ रहता हूँ। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में दो बड़ी सिंपल सी चीजें याद कर लो, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है आपने। अच्छा, अब ये तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आ गया। जब भी वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट दे, यानी एक्स की वैल्यू बताए आपने, यहाँ पे पुट करके काइनेटिक एनर्जी पता लगा देनी। अब सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी। तो बेटे याद रखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी। आपने जल्दी बताना है स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो बेटे मीन पोजीशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी कहाँ पे भला, मीन पोजीशन पे। और जल्दी बताओ, मीन पोजीशन के लिए आप एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो, बेटे 0 लिख सकते हो। तो मीन पोजीशन के लिए आप एक काम करो, एक्स की जगह क्या लिखो, 0। इसी फॉर्मूले में जो ही आप एक्स की जगह 0 लिखोगे ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला मिलेगा वो कितना होगा, 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर होगा। तो ये वाली याद कर ली बात। और दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम कहाँ पे होगी। तो बच्चों याद रखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी कहाँ पे भला, एक्सट्रीम पे। काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, बट एक्सट्रीम पे जाके रुक जाता है, आपको पता है। तो ये मिनिमम कहाँ पे होगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए जल्दी बताओ, हम लोग एक्स की जगह में क्या लिख सकते हैं बच्चों। हम एक्स की जगह में एक्स नॉट, पहले जनरलाइज बातें देख लें और फिर हम लोग सीखते हैं। तो जो ही इस फॉर्मूले में आप एक्स की जगह एक्स नॉट लिखोगे ना, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम की आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आपका आंसर कितना होगा, 0। और ये कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। दो बातें याद कर लो और फॉर्मूला याद कर लो ताकि ये काम आए। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं बेटे। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जनरलाइज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लें। किसी भी लम्हे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पता लगाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला याद करो, वो 1/2 k एक्स स्क्वेयर है। और यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस है वो एक्स स्क्वेयर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपने बच्चों मुझे बताना है कि ये कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। तो अगर मैं बात करूं कि जब जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो याद रखो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे भला, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट कर सकते हो।
तो जो ही आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखोगे ना, वो कितना आ जाएगा, 1/2 k x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम कहाँ पे होगी बेटे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मिनिमम होता है, मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मिलेगा। और मीन पोजीशन के लिए आपको पता है आप एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, जीरो। और जो ही आप एक्स की जगह जीरो लिखोगे तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम मिल रही होगी, और उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, जीरो होगी। ये दो बातें याद कर लो। ओके। और फिर एक कहानी रहती है टोटल एनर्जी के बारे में। जो टोटल एनर्जी है बेटे, वो भले मीन की बात करें, एक्सट्रीम की बात करें, वो कभी चेंज नहीं होनी, वो आपको हमेशा फिक्स मिल रही होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, टोटल एनर्जी भी सीख लो और फिर एक और इंपॉर्टेंट कहानी की तरफ मूव करते हैं। बेटे टोटल एनर्जी आप कहीं भी ढूंढो, मैं तीन जगह बता देता हूँ। टोटल एनर्जी अगर आप लोग बच्चों बात करो टोटल एनर्जी के बारे में एट द मीन पोजीशन, तो वो आएगी कितनी भला, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। अगर वो एक्सट्रीम पे बोले तो फिर भी आएगी 1/2 k x नॉट स्क्वायर। और बीच वाले किसी पॉइंट पे पूछ ले तो फिर भी आपके पास, मतलब इंस्टेंटेनियसली कहीं भी पूछे, फिर भी आपके पास 1/2 k x नॉट स्क्वायर आएगी। आप सिंपली ये वैल्यू याद रखो। तो ये तो सिंपल कहानी हो गई। अच्छा अब ना मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ बच्चों, और इस टेबल को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि कभी कभार वो रेशियोज वगैरह पूछे तो आप उनके भी आंसर कर पा रहे हो। और मैं टेबल को अगर भूल जाए तो याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। चलें ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में ले लेते हैं कुछ वैल्यूज। लाइक मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे बात करूंगा बेटे अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। फिर बेटे मैं बात कर रहा हूँ यहीं पे अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। और यहीं पे हमारी बात रहेगी अबाउट टोटल एनर्जी। हम यहीं पे टोटल एनर्जी की भी बात करेंगे। और वो कहाँ कहाँ पे पूछ सकता है, मैं पांच छह पॉइंट्स बना लेता हूँ जहां जहां पे वो आपसे पूछ सकता है। हो सकता है वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे एट द मीन पोजीशन, बेटे मीन पोजीशन पे काइनेटिक पोटेंशियल या टोटल पूछ रहा हो। फिर वो हो सकता है एक्सट्रीम पे पूछ रहा हो। फिर हो सकता है कि वो आपको बीच में कहीं आपको बोले बताओ, जब मीन और एक्सट्रीम के मिड में चला गया है, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो बताओ। ठीक है, फिर इसी तरह बेटे वो बोले कि जब डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है कितना भला, x0/√2, तब बताओ। वो आपको बोले जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया है कितना, x0/4, तब बताओ। वो आपको बोले जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया है √3 x0/4, तब आपको किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। चले वन बाय वन चलते हैं बच्चों स्टोरी के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। अच्छा मीन पोजीशन पे सोच के बताओ काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी मिलेगी मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी वो मैक्सिमम मिलेगी, याद करो जरा, जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम। और जब भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछे या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो आपको एक वैल्यू याद कर लेनी है, वो क्या है, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताओ। बेटे मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। मीन पे डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली होगी, जीरो। तो अगर टोटल एनर्जी पता लगानी है तो आप इन दोनों को ऐड कर लोगे। तो जो ही आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो जो टोटल एनर्जी आएगी बेटे मीन पोजीशन पे वो कितनी आएगी, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। यानी मीन पोजीशन पे जो सारी की सारी एनर्जी है 100%, वो कौन सी होती है बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंटेंट नहीं होगा। अब इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लें। बेटे एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी जीरो। और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी मैक्सिमम, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। और यहाँ भी अगर मैं टोटल एनर्जी पूछूं तो योर आंसर विल बी 1/2 k x नॉट स्क्वायर। यानी याद रखिएगा जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पे सारी की सारी 100% जो एनर्जी है वो कौन सी है, वो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब आते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि अगर बोले x0/2 मीन और एक्सट्रीम के मिड में चले गए तब बताओ काइनेटिक कितनी होगी और पोटेंशियल कितनी होगी। बेटे वो काइनेटिक पूछे पोटेंशियल पूछे, मेरा आपको सजेशन ये है कि पहले पोटेंशियल की कैलकुलेशन करो। और वो आसान है। वो कैसे है, मैंने आपको अभी हम लोगों ने सीखा बेटे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या है बताओ जरा।
1/2 k एक्स स्क्वायर है ना। तो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। अब वो कहाँ पे बोल रहा है बेटे, x0/2 पे बोल रहा है, x0/2 पे बोल रहा है। तो आप एक काम करो, x की जगह पे x0/2 पुट करो बेटे। 1/2 k, x की जगह जब x0/2 लिख के स्क्वायर लेंगे तो x0 स्क्वायर/4 हो जाएगा ना। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 k x0 स्क्वायर अलग लिख लो, 1/4 अलग लिख लो, यानी जो आपका आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4 इंटू 1/2 k x0 स्क्वायर। कोई समझ आई, x की जगह पे x0/2 लिखा, जब स्क्वायर लिया तो x0 स्क्वायर/4 आ गया, x0 ऊपर लिख दिया, 4 अलग लिख लिया। ओके, इसका मतलब ये होगा, ये सबको पता है कि ये जो 1/2 k x0 स्क्वायर है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये टोटल एनर्जी है। देखो मैं बार बार टोटल एनर्जी की जगह 1/2 k x0 स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मीन और एक्सट्रीम के मिड में चले गए हो ना, तो टोटल एनर्जी का 1/4 जो है वो किस फॉर्म में है। ये मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह गलत लिख दिया, ये पोटेंशियल की जगह लिखना था बेटे। जब आपने डिस्प्लेसमेंट कितना पुट किया, x0/2 पुट किया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, वो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी कितनी थी, kx0 स्क्वायर। बताओ इसके पास अगर 1/4 है, यानी 4 में से एक हिस्सा इसके पास है, तो सोच के बताओ बच्चों काइनेटिक के पास कितने होंगे। भाई काइनेटिक के पास 3 हिस्से होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने की जरूरत नहीं है, आप 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी लिख दो। लो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही है कि ये 4 में से एक हिस्सा किसके पास है, पोटेंशियल के पास है, तो 3 हिस्से किसके पास होंगे, काइनेटिक। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन 3/4 को और 1/4 को ऐड करो, आपके पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो 1/2 k x0 स्क्वायर ही आ जाएगी। तो याद रखो, जब x0/2 होगा तो जो 75% होगी बच्चों वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो 25% होगी वो कितनी हो, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कुछ भी बोले तो आप सॉल्व कर लोगे। जैसे मैं एक और वैल्यू लिख रहा हूँ और फिर मैं टेबल बस कंप्लीट करूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं, ताकि आपको बस समझ आ चुकी हो तो उसको खुद वेरीफाई कर लोगे बेटे। अब सवाल है, बताओ अगर x0/2 √2 हो जाए डिस्टेंस, तो काइनेटिक कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी। परेशान नहीं होना, मैंने बोला सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे जाना है। आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे गए, 1/2 kx स्क्वायर लिखा, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना बताया हुआ है, x0/√2, 1/2 k ऐसे लिखा, x की जगह पे क्या लिखा, x0/√2, इसका क्या ले लिया, स्क्वायर। तो 1/2 k x0 स्क्वायर बाय क्या आ गया, 2। तो एक काम करो, इस पूरे फैक्टर को 1/2 k x0 स्क्वायर को अलग लिख लो, 1/2 अलग लिखा और बाकी 1/2 k x0 स्क्वायर अलग लिख लिया। ये क्या है, टोटल एनर्जी। इसका मतलब है टोटल एनर्जी का हाफ जो है वो मौजूद है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो बेटे मैं पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे लिखने जा रहा हूँ क्या भला, 1/2 इंटू 1/2 k x0 स्क्वायर। बेटे 1/2 का मतलब है आधी, 50%। इसका मतलब है 50% जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताओ काइनेटिक कितनी होगी, इसका मतलब है बेटे आधी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 इंटू 1/2 k x0 स्क्वायर लिख दें। तो यहाँ पे 50, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा डिस्टेंस ऐसा होगा जब काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x0/√2 याद कर लो। और टोटल एनर्जी के लिए इन दोनों को जो ही ऐड करोगे, आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा होगा, 1/2 k x0 स्क्वायर। अब इस टेबल का फायदा ये होगा कि आप जब भी रेशियोज वगैरह लेना चाह रहे हो, तो मैंने बताया पहले पोटेंशियल पता लगा लो, फिर वहीं से काइनेटिक अंदाजा हो जाएगा, और फिर वो जब भी रेशो पूछेगा आप रेशो भी ढूंढ रहे होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा नाउ हाउ दे दिया, इसको मजीद मजीद डिटेल में डिस्कस किया जा सकता था लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का अलग टॉपिक अपलोड किया हुआ है बेटे, आप उसको अलग से देख सकते हो। लेकिन फिलहाल हम पास पेपर की कहानी में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको सारी कहानी बता दी काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बारे में। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेंशन्ड बिलो। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है किसको भला, सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो होती है, अभी हमने पढ़ा था ये देखो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम। तो एक तो ये स्टेटमेंट के वाली सही है। अब स्टेटमेंट नंबर एल देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। बोला पोटेंशियल एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होगी, ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है।
और मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसको तो मिनिमम होना चाहिए था। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट, हाँ ये भी सही है बेटे। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मेरी होगी, तो दो स्टेटमेंट सही हैं, के और एम वाली, और के और एम को एक में ही चूज करेंगे तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ओके, एनर्जीज के कुछ और फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं, आसान कहानियां हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, जल्दी सोच लो कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, व्हेन द बॉडी इज एट मीन पोजीशन, सही है। द बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम द मीन, गलत। द बॉडी इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, गलत। बेटे द बॉडी इज समवेयर बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, मतलब मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं भी है, नहीं। बेटे हमने पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है, जो स्पीड है वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है, वो मीन पे मैक्सिमम होती है। तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी मीन पर ही मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, तो राइट ऑप्शन होगा अल्फा बच्चों। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से देखिएगा। ओके, अच्छा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको काइनेटिक और पोटेंशियल का ग्राफ भी पहले बना दूं और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले ना हमारी बुक में इवन एक ग्राफ बना हुआ है, आपको वो ग्राफ पता है, लेकिन हम दोबारा बना देते हैं और इसको देख लेंगे बनेगा कैसे। अगर आप ग्राफ बनाओ दो चीजों के, बल्कि तीन चीजों का, काइनेटिक, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी का। बेटे मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है समझ लो मीन पोजीशन, और यहाँ पे बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, और ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है माइनस एक्स नॉट। और मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा एनर्जी, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एनर्जी। बेटे जल्दी बताओ जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, जल्दी बोलो। बेटे काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम, आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी ये जीरो मीन को शो कर रहा है और मीन पे ज्यादा से ज्यादा होगी। और बताओ एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये लो, ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो। ऐसा करो इन पॉइंट्स को सिंपली आप मिला दो, तो जो ही आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये जो पर्पल वाला आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये किस चीज के लिए नजर आ रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के लिए नजर आ रहा है, जो कि मीन पे आपको नजर आ रही है। बेटे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, और एक्सट्रीम के ऊपर आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम यानी जीरो है। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। बच्चों अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएं तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे कितनी होती है, जीरो होती है, ये लो मीन पे तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। एक्सट्रीम पे बताओ कितनी होगी, मैक्सिमम, ये लो ज्यादा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी है। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आनी है, ज्यादा से ज्यादा, ये लो, ये पोटेंशियल एनर्जी के मैंने पॉइंट बना दिए। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। आप जो ही इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे जो आपके पास ग्राफ आ जाएगा बच्चों, वो किसके लिए आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये किस चीज के लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और अगर आपको बोला जाए टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओ, तो बेटे टोटल एनर्जी मैंने बताया था, भले आप मीन पे देखोगे वो आपको 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर मिलेगी, भले आप एक्सट्रीम पे देखोगे वो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर मिलेगी, भले आप लोअर एक्सट्रीम पे देखोगे 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, बीच में यानी टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। इट मींस अगर आप टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे जो कि आज उसने पूछा हुआ है, तो बच्चों जो टोटल एनर्जी का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही होगी। तो जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है वो बनेगा ये स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास है किस चीज का ग्राफ, टोटल एनर्जी का ग्राफ है। तो बच्चों ये कहानी आपके सामने है, और आइए अब सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा अब उसने बता दिया कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी का पूरा ग्राफ हमने बना दिया। तो आपने करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। बेटे टोटल एनर्जी कभी वेरी नहीं करनी, यहाँ पे एनर्जी वेरिएट हो रही है, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। बेटे ये किस चीज का ग्राफ है, जो मीन पे जो है क्या कहते हैं मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पे क्या है, जीरो है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। लेकिन हमें टोटल का ढूंढना है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो टोटल एनर्जी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लिहाजा राइट ऑप्शन हमारा डेल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ जो है वो ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक, टोटल और पोटेंशियल का। क्वेश्चन नंबर 13 देखें।
for a vibrating mass spring system, the expression of the kinetic energy at any displacement axis. तो हमने काइनेटिक एनर्जी के जनरलाइज फार्मूले दो पढ़े थे। एक फार्मूला बेटे इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का हमने पढ़ा था 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू 1 - x² ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। और दूसरा फार्मूला स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ा था वो 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अल्फा है ये लिखा हुआ है सही फार्मूला, तो राइट ऑप्शन हमारा अल्फा है। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा ताकि ये वेरिएशन के बाद आ रहा हो तो आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में उसने ये बोला हुआ है कि द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एफ। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी। ओके, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। बेटे 1 हर्ट्ज का मतलब ये होगा कि ये 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन या कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 साइकिल पर सेकंड। ओके, एक जनरलाइज एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब सवाल ये है कि आइए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बेटे आपको पता है कि जो ही हम लोग यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, एक्सट्रीम से चलो मोशन स्टार्ट कर लो, जब वो मीन पे आएगा बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर वो एक्सट्रीम पे जाएगा बेटे, फिर वापस किधर आएगा, मीन पे आएगा। जब फिर वापस मीन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और वापस इसी जगह पे जब पहुंच गया तो एक चक्कर पूरा हो गया ना, यहाँ पे उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। अब बच्चों देख के बताओ एक वाइब्रेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कितनी दफा मैक्सिमम हो रही है, 2 दफा। अब देखो एक साइकिल में या फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 दफा मैक्सिमम हुई। अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, बेटा 2 हर्ट्ज का मतलब ये होगा कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 2 साइकिल्स 1 सेकंड। बताओ बेटे एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी कितनी दफा मैक्सिमम हुई थी, 2 टाइम्स। बताओ 2 साइकिल में काइनेटिक एनर्जी कितनी दफा मैक्सिमम हो रही है, 4 टाइम्स। इसका मतलब है जितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 दफा हो रही थी। फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है 4 दफा। इसका मतलब है जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, काइनेटिक एनर्जी उससे डबल दफा मैक्सिमम हो रही है। और अगर मिनिमम बोलो तो बेटे वो भी 2 दफा, अगर मैक्सिमम हुई है तो 2 दफा मिनिमम, मिनिमम एक्सट्रीम पे होनी है। तो यहाँ पे वो मिनिमम होगी और यहाँ पे भी मिनिमम, यानी 2 दफा मिनिमम हो रही है। तो मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, नहीं वो एफ से डबल है। तो याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे एक बात लिखूं, क्या भला, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे, वो एफ नहीं है, वो एफ से डबल है। आप जितने चक्कर दोगे ना उससे डबल दफा वो मैक्सिमम या मिनिमम हो रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की फ्रीक्वेंसी याद कर लो बेटे कितनी है, 2f। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमम या मैक्सिमम होने की फ्रीक्वेंसी बताओ, बेटे पोटेंशियल एनर्जी भी एक साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम होनी है और 2 दफा मिनिमम। बेटे जब मीन पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। वापस मीन पे फिर आओगे पोटेंशियल एनर्जी फिर मिनिमम मिलेगी। इसका मतलब है एक साइकिल के दौरान पोटेंशियल एनर्जी 2 दफा मिनिमम हो रही है और 2 दफा मैक्सिमम हो रही है। तो अगर मैं बात करूं क्या भला, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यानी एक साइकिल में पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बेटे जितनी आप फ्रीक्वेंसी दोगे ये उससे डबल टाइम होगी। तो ये 2f है, यानी 2 दफा, एक साइकिल में 2 दफा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर वो कह दे कि बताओ जो टोटल एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या भला, टोटल वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। बताओ टोटल एनर्जी के वेरिएट करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी।
बेटे अगर वो आपको टोटल एनर्जी के वेरिएट करने की फ्रीक्वेंसी बताए, तो बेटे टोटल एनर्जी कभी वेरिएट नहीं करनी, भले आप एक साइकिल दे लो 100 साइकिल दे लो, उसने कभी भी चेंज नहीं होना। तो टोटल एनर्जी के वेरिएट करने की फ्रीक्वेंसी यानी वो एक साइकिल में कितने दफा जीरो नहीं कितनी दफा वेरिएट करनी है, वो कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात जो है वो समझ आ चुकी है बच्चों। तो आइए अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, 2f। अगर पोटेंशियल एनर्जी की पूछता 2f, अगर टोटल एनर्जी की पूछता तो आंसर होना था 0। ओके बच्चों, अब जल्दी जल्दी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम क्विकली गुजारेंगे और जो हमारा बिल्कुल टाइम नहीं ले रहे होंगे, बस वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये 2022 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जल्दी से देखो। पूछ रहा है व्हेन द ऑसिलेशन स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्ट, अच्छा व्हेन द ऑसिलेशन स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी बोल रहा है रेजिस्टिव फोर्स लग ही नहीं रही। तो बताओ अब ऑसिलेशन कितनी देर में रुक जाएंगे। बेटे ऑसिलेट करने से रोकना किसने, रेजिस्टेंस में रोकना होता है। वो एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, वो थ्रेड और हुक के बीच की रेजिस्टेंस हो सकती है। तो अगर वो आप रेजिस्टेंस खत्म कर दो, तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है वो कभी भी रुकेगी नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा नेवर। ओके, अब रेजोनेंस के सिंपल क्वेश्चन बेटे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेजोनेंस के बहुत दफा क्वेश्चन आए हुए हैं। So when the frequency of applied force becomes equal to the natural frequency of the oscillating body, then it oscillates with the maximum displacement. This phenomenon is called the resonance. Simple resonance की definition है, आपने पढ़ रखी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। When resonance occurs when the driving frequency is equal to the natural frequency of the vibrating body। तो ये जब भी वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसीज बराबर होती हैं, तभी एम्पलीट्यूड ज्यादा से ज्यादा होता है और तभी उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, बुक में लिखी हुई है, बुक की लाइन है, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। दो लाइन लिखी हुई है कि जो स्विंग है ये बेटे मैकेनिकल रेजोनेंस है, और जो माइक्रोवेव ओवन और ट्यूनिंग ऑफ रेडियो है, ठीक है, ये मैकेनिकल रेजोनेंस है। तो जो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ओके बच्चों, तो ये आपने याद कर लिया कि जो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो है ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। सिंपल कहानी, फूड इज बीइंग कुक्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। अगेन आपको पता है जब भी माइक्रोवेव ओवन में हम लोग क्या करते हैं, हीट दे रहे होते हैं, तो जो फूड के अंदर फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बड़े वो ऑसिलेट करते हैं। जब उनके ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी हमारे माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसीज के बराबर होती है, तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी गर्म हो रहा होता है। दैट इज रियली सिंपल स्टोरी। अगला एक ग्राफ का क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का ग्राफ शो कर रखा है, आपको बताना है ये अनडैम्प्ड है, डैम्प्ड है, क्रिटिकल है, हेविली डैम्प्ड है। बेटे डैम्प्ड ऑसिलेशन की पहचान ये होती है कि टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ पढ़ रखा है कि पहले डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बेटे डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, घटते घटते। तो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली दे विल एक्चुअली बी द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे। ठीक है, अगेन कुछ साइड पेज से ली गई इंफॉर्मेशन, जो माइक्रोवेव ओवन होता है बेटे, उसमें जो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है उनकी वेवलेंथ आपने पढ़ रखी है, ये 12 सेंटीमीटर है, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। सिंपली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, यू नीड टू मेमोराइज दीज वैल्यूज के जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज और वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। Tuning of radio is the best example of the electrical resonance. Okay, तो राइट ऑप्शन इज रेजोनेंस। ये जल्दी से हमने क्वेश्चन गुजारे। अब बेटे वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ सिंपल पेंडुलम से आए हुए क्वेश्चन, और फिर हम लोग मैथ स्प्रिंग सिस्टम के क्वेश्चन लेंगे, और यहाँ पे फिर हम वीडियो को जो है वो एंड कर रहे होंगे। यहाँ भी सिंपल पेंडुलम में भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बने हुए हैं, इन क्वेश्चंस को बेटे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपको सिंपल पेंडुलम की कहानी भी समझ आ रही हो। When the length of the simple pendulum is doubled, the ratio of its new time period to the old time period.
ओके, अब सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन आ रहे हैं और लेंथ का पहला क्वेश्चन आया तो मैं आपको लेंथ के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं बेटे कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का जनरलाइज फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी होता है, पढ़ रखा है। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के क्या है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ वाली कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं ना, तो ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है मैं लिख देता हूँ। जो लेंथ है ये होती है फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब। जो भी आपने वो मैथ सस्पेंडेड है, मैं बताता हूँ बेटे। आप लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, ये इसकी थ्रेड है। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसके साथ ये एक हुक लगी हुई है। ओके, और हुक के साथ बेटे एक मैस अटैच है। ओके, से दिस इज द मैस। और आपको पता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का यूजुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उनके सेंटर में होता है। अब मैंने बताया लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉब। अच्छा, अब देखो लेंथ मेजर करनी है ना, तो बेटे लेंथ में तीन चार चीजें इन्वॉल्व हैं। वो तीन चार चीजें कौन सी इन्वॉल्व है उनको देखिएगा। मतलब लेंथ यहां से लेके ना, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक जितना भी हिस्सा है, ये बताऊं किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये लेंथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ओके, और बेटे इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो थ्रेड की लेंथ, प्लस में क्या है, हुक की लेंथ, प्लस में ये जो आपने मैथ सस्पेंड कर रखा है इसका रेडियस भी इन्वॉल्व है बेटे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जाना है जो इसके सेंटर में है। तो प्लस आपके पास जो रेडियस ऑफ जो बॉब है वो भी शामिल है। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे ये है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये फिक्स नहीं रहता। ये मौलाना फजलुर रहमान की तरह है, जहां पे इसको ज्यादा पैसा नजर आएगा ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसके बारे में याद रखिएगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये हमेशा शिफ्ट होता रहता है। ये हमेशा शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स क्या भला, ग्रेटर फोर्स। मैं समझाता हूं ये बात। यानी आप ये मत सोचिएगा कि मतलब लेंथ के वेरिएशन होने में बड़े टेक्निकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमेशा शिफ्ट हो जाएगा ग्रेटर फोर्स की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं कि मेरे पास दो अलग अलग पेंडुलम्स हैं बेटे। मतलब मैं दो पेंडुलम्स अलग अलग बना रहा हूँ, उनके बारे में सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक पेंडुलम है, उसका बेटे जो मैस था उसमें हमने दो चीजें फिल कर रखी हैं। ठीक है, आधे पोर्शन में हमने फिल कर रखा है, चले मैं कहता हूँ ऊपर वाले हिस्से में एल्यूमिनियम है, और नीचे वाले हिस्से में बच्चों हमने फिल कर रखा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेड है। यहाँ पे लेड फिल कर रखा है। और इसी तरह एक और पेंडुलम बनाते हैं। ये मैंने इसी के पैरेलल में एक और पेंडुलम बनाया। इस पेंडुलम के आधे हिस्से में, यानी जो मैथ सस्पेंडेड था उसके हाफ पोर्शन में हमने अब की दफा जो ऊपर वाली साइड है ना बेटे, ऊपर वाली साइड पे हमने लेड फिल कर दिया है, और जो नीचे वाली साइड है वहां पे हमने क्या फिल कर दिया है, एल्यूमिनियम। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इसका जो टाइम पीरियड है वो T1 है, और ये वाले का जो टाइम पीरियड है वो T2 है। अब सोच के बताओ कि बताओ T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा, या T2 जो होगा वो T1 से बड़ा होगा, या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे बहुत सारे सवालात बन सकते हैं बेटे। मैंने अभी बताया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंडेंट है किस पे भला, लेंथ पे, और उसके स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, अब बच्चों बताओ इनमें लेंथ किसकी ज्यादा है। बेटे लेड और एल्यूमिनियम में ना लेड हैवी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लेड नीचे वाली साइड पे है तो लेड का मैस ज्यादा है। तो जिधर मैस ज्यादा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेड के करीब मिलेगा, क्योंकि लेड हैवी ऑब्जेक्ट है। एल्यूमिनियम और लेड में लेड हैवी है, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ मैस चेंज नहीं होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लेड के करीब मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप लेंथ नोटिस कर रहे होगे ना बच्चों, तो जो लेंथ बनेगी वो यहां से लेके स्टूडेंट्स जो सेंटर ऑफ
ग्रेविटी तक बनाओगे तो ये लेंथ बन रही है। और आप इस वाले केस में जब लेंथ मेजर करोगे तो यहाँ पे लेड ऊपर है, तो हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर है, सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाली जो लेंथ है वो आपको मिल रही होगी बच्चों कंपैरेटिवली क्या भला कम, इसका नाम मैं एल प्राइम कह लेता हूँ, और ये पहले वाली लेंथ से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो जो T1 वाली लेंथ है बेटे वो ज्यादा है किससे भला, T2 वाली से। लिहाजा जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा T1 वाला वो T2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इसी तरह से एक स्टोरी आती है कि एक बच्चा है, वो सिटिंग पोजीशन में अगर झूला ले रहा था, तो अगर वो खड़े होकर झूला लेना शुरू कर दे तो उसके टाइम पीरियड पे या फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। आइए उस कहानी को भी समझ लेते हैं। ओके, मैं इसको रेज कर लूं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेटे, अब स्विंग की बात करते हैं कि एक बच्चा है, वो बैठ के झूले ले रहा है, अगर वो खड़े होकर झूले लेना शुरू कर दे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड। तो ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लेंथ का ही चक्कर है सारा। लेट्स सपोज देयर इज अ चाइल्ड दैट इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। चले मैं कहता हूँ एक स्विंग है, उसमें एक चाइल्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो झूले ले रहा है। ये मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, पहले डायग्राम बना लें और फिर यहीं से हम कहानी को चलाएंगे। ये स्ट्रिंग के बड़े थ्रेड्स हैं, और लेट्स सपोज एक चाइल्ड है जो एंजॉय कर रहा है और वो झूले ले रहा है। ओके, ये हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ दैट स्विंग है। अब एक चाइल्ड है बच्चों, चले लेट्स सपोज द चाइल्ड इज समहाउ। ओके, ओके बच्चों, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक चाइल्ड है, और ये जो चाइल्ड है ये झूले ले रहा है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि दैट इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग। ओके, ये लेट्स सपोज दैट चाइल्ड दैट इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग, और ये मैं कहता हूँ अभी ये सिटिंग पोजीशन में है। ठीक है, ये सिटिंग पोजीशन में है। और अब हमें देखना है कि जो इसका, बेटे यूजुअली जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो समवेयर अराउंड हमारे सेंटर पे होता है। तो ये बच्चा अभी सिटिंग पोजीशन में झूले ले रहा है। तो बेटे इसका जो, अगर लेंथ अगर मैं मेजर करूं, आपने पढ़ा है जो टाइम पीरियड है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, भला स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ। तो आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉय, बेटे उस बॉय का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बंद है। तो अभी जब वो सिटिंग पोजीशन में झूले ले रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो ये वाली बन रही है। अगर वो खड़े होकर झूले लेना शुरू कर दे फिर कहानी विल बी सम हाउ डिफरेंट। चलें अब हम देखते हैं कि अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में झूले ले रहा है तो फिर कहानी किस तरह से होगी। तो अगेन दिस इज द स्विंग, और इस स्विंग में अब उस बच्चे को क्या करना है, उसको खड़े होकर झूले लेना है। तो खड़े होकर झूले लेने वाले की कहानी चेंज हो जाएगी बेटे। ये लेट्स सपोज वो स्विंग का बोर्ड है जिसके ऊपर उसको खड़े होना है, एंड दिस इज दैट चाइल्ड। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो ये वो बच्चा है, अब की दफा बेटे वो खड़े होकर झूले ले रहा है। चले ये हमारे पास चाइल्ड है। ओके, हम जल्दी से बस मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये अब की दफा ये जो है ये खड़े होकर झूले ले रहा है। ठीक है, कहानी जो है वो सम हाउ डिफरेंट है। ओके, अब वो खड़े होकर झूले ले रहा है। अब बेटे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली जब ये खड़ा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा राइज कर चुका है। अब वो यहाँ पे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर था, अब ये ऊपर चला गया। तो अब मैंने बताया है कि आपने हमेशा जो है वो डिस्टेंस मेजर करना है, कहाँ से लेके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि अब वो खड़ा होकर झूले ले रहा है, तो ऑब्वियसली बेटे उसकी लेंथ जो है वो क्या कर चुकी है, रिड्यूस। और आपने पढ़ा टाइम पीरियड का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट है। तो अगर लेंथ जो है वो कम हो चुकी है तो जो नया टाइम पीरियड होगा बेटे वो भी क्या हो चुका होगा, कम। और टाइम पीरियड कम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि अब वो एक सेकंड में ज्यादा चक्कर का जो है वो ज्यादा झूले जो है वो ले पा रहा है, ज्यादा वाइब्रेशन कंप्लीट कर पा रहा है। तो ये सारी कहानी लेंथ की है, मतलब मैसेज में कुछ फिल कर दे एक बच्चा, सिटिंग पोजीशन में झूले ले रहा है, स्टैंडिंग में हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ऐसी कहानियां आपको, ये लेंथ की वेरिएशन पे क्वेश्चन है। लेकिन आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटे आप बताओ, जो टाइम पीरियड है उसका लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अगर मैं नए टाइम पीरियड की पुराने टाइम पीरियड के साथ रेशो लूं
तो यहाँ पे नई लेंथ और पुरानी लेंथ की रेशो लिखना पड़ेगी स्क्वायर रूट के अंदर। वो बोल रहा है जो नई लेंथ है वो पुरानी से डबल है, तो नई लेंथ की जगह 2l लिखा, पुरानी की जगह l लिखा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चों बचा क्या वाला, स्क्वायर रूट 2। और मालूम पड़ा जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने वाले टाइम पीरियड से स्क्वायर रूट 2 टाइम्स क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा था रेशियो ऑफ न्यू टाइम पीरियड टू द ओल्ड टाइम पीरियड, यानी टी प्राइम और टी की रेशियो पूछ रहा है। तो आपको आंसर कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का एक ऑप्शन मौजूद है बेटे, अल्फा। होपफुली आपको लेंथ की कहानी जो है वो समझ आ चुकी है। अच्छा, अब फिर लेंथ का क्वेश्चन आया, लेकिन अब की दफा बेटे टाइम पीरियड नहीं पूछा, उसने फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा। उसने बोला अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटे सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, 1/2 पाई जी ओवर एल का स्क्वायर रूट। अब आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब उसने बोली अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो नई फ्रीक्वेंसी और पुरानी फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी। तो बेटे फ्रीक्वेंसी की रेशो पता लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एफ प्राइम ओवर क्या लिखूं, एफ, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एल ओवर एल प्राइम, क्योंकि लेंथ के साथ इनवर्स है। बेटे पहले वाली लेंथ तो एल थी, नई लेंथ की जगह पे क्या लिखोगे, 2l। तो जैसे ये लेंथ और लेंथ कैंसिल होंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी नई फ्रीक्वेंसी और पुरानी फ्रीक्वेंसी की रेशो। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 1/√2 हो जाएगा। तो ये सिंपली बेटे सिंपल क्वेश्चन है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इनको जो है वो सॉल्व कर पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 जो है, अच्छा बाद वो आपसे लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी पूछ सकते हैं, तो परेशानी नहीं है बेटे। आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि होता है, देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, उसने बता दिया व्हाट शुड बी द सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज, आपको टाइम पीरियड दिया और लेंथ पूछी हुई है। तो आपने सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लेना, टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर क्या होगा, जी का स्क्वायर रूट होगा। अच्छा वीडियो का अभी जो पार्ट आ रहा है इसको मिस मत कीजिएगा, यहाँ पे मैथ स्प्रिंग सिस्टम और पेंडुलम के बड़े टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं। अच्छा अब जब भी लेंथ पता लगानी है बेटे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो। तो जो ही आप स्क्वायर लोगे जो टी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल ओवर क्या आ जाएगा, जी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो ही आप लेंथ की वैल्यू पता लगाओगे ना तो वो आएगी बच्चों जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो जब भी आपको लेंथ ऑफ द पेंडुलम मालूम करनी पड़े तो यू विल हैव टू गो विद दिस एक्सप्रेशन। अब कैलकुलेशंस हैं बेटे, अब सिंपली कैलकुलेशंस कर लेते हैं जल्दी से। आपने लेंथ जो है वो पता लगानी है, आपके पास जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 पुट कर लें, आसान हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना है बेटे, 6.28 है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6.28, लेकिन उसका क्या इन्वॉल्व है, स्क्वायर भी इन्वॉल्व है। 4 ऐसे ही लिखा, और बेटे पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, इसका भी स्क्वायर आ रहा है। अब बच्चे कहेंगे सर कैलकुलेटर दें, नहीं तो उसके बगैर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। बेटे हो जाएंगी, देखो L इज इक्वल टू 10। आप बताओ 6.28 को आप 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो। आपको पता है 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 आ जाएगा। 4 ऐसे ही आया, 3.14 का स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 3.14 और 3.14 ऊपर बनेगा तो स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर बेटे 10 ऐसे ही लिखो, और ये दो चीजें स्क्वायर्स के अंदर मौजूद हैं अलग अलग लिख लो, 3.14 का स्क्वायर अलग और 2 का स्क्वायर अलग। और नीचे हुआ बेटे 4 इंटू क्या हुआ, 3.14 का क्या बनेगा, स्क्वायर। तो बेटे देखो ये 3.14 स्क्वायर, 3.14 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आना है, और ये भी 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो ही आप कैंसिल करोगे आपका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 10 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक 10 मीटर का ऑप्शन मौजूद है, डेल्टा वाला। ओके, तो होपफुली अगर आपको लेंथ के क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे, लेकिन मैं ना दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये ऐड कर लीजिएगा कि एक चीज होती है सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अगर सेकंड पेंडुलम की लेंथ, दो चीजों की लेंथ याद कर लो कि अगर एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है, अगर वो उसकी लेंथ पूछे जिसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ याद कर लीजिएगा 0.9 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली 0.9 को आप 1 भी लिख सकते हो, 1 मीटर होती है। और फिर दूसरी बात ये याद कर लो कि अगर वो बोले एक पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी। तो बेटे उसकी लेंथ भी याद कर लो, वो 0.25 मीटर या 25
सेंटीमीटर। तो सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसकी लेंथ याद कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है। और जो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है उसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये लेंथ, और इसके अलावा कोई लेंथ आ जाए तो जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन बताई तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो। लो बच्चों, ये कहानी है बहुत आसान। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग अ यूनिट डायमेंशन। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड इज, तो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। तो ये सिंपली टी इज इक्वल टू के इंटू एल ओवर जी, बाकियों में जी ओवर एल या 1/k और वो सारी कहानियां अलग अलग हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास राइट ऑप्शन चार्ली बने। ओके, अगेन सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 9.8 मीटर विल बी। अब देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेना है। बट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई जी ओवर एल का स्क्वायर रूट। अब बच्चों 1/2 पाई ऐसे ही लिखा, जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट या 9.8 ही पुट करते हैं, लेंथ भी उसने बता दी है कितनी है, 9.8 मीटर ही है। तो आपको पता है ये 9.8 और 9.8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो ही आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो 1/2 पाई आएगी। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंपैरेटिवली आसान कैलकुलेशन है। तो होपफुली हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब बेटे सिंपल पेंडुलम के दो और क्वेश्चंस, ये हमारी बुक में जिसने बच्चे ने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को बासानी सॉल्व कर लेगा। अब सवाल ये है कि बताओ सिंपल पेंडुलम में प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। बेटे टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है जो कि आर एफ होता है। अब क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है तो जब इस सर्कल को आप पूरा करोगे ना तो इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा बेटे वो उतना ही बनेगा जितनी सिंपल पेंडुलम की क्या है, लेंथ है। तो मैं एक काम करूंगा, आर की जगह तो एल रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन मुझे फोर्स नहीं पता। अब फोर्स भी हम लोग बआसानी पता लगा सकते हैं। मैं थोड़ा क्विकली मूव कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो सेक्शन जो है वो जल्दी कंप्लीट हो रहा हो। तो बेटे यहाँ पे आपको पता है कि जो इसका वेट है, आपने ये एफएससी में भी कर रखा है, वेट है जिसको आप एम जी बोलते हो। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। एक इसका कंपोनेंट बनेगा बेटे ये वाला जिसको आप बोलते हो क्या भला, बोलो एम जी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट जो है बेटे वो बनेगा ये वाला, दूसरा कंपोनेंट ये वाला बनेगा जिसको आप बोलते हो क्या भला, एम जी साइन थीटा। अब ये जो एम जी कॉस थीटा है ये तो टेंशन के साथ बैलेंस हो गया, ऐसा ही है ना, क्योंकि टेंशन और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को, इसका मतलब है जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और यही उसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, यानी सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है या बेंड कर रहा है इसके पाथ को। तो आप सिंपली ये कह लो, तो फोर्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे बच्चों, हम फोर्स की जगह पे लिख देंगे एम जी साइन थीटा। तो लिहाजा हमारा जो टॉर्क आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा एम जी एल साइन ऑफ थीटा। बच्चों होपफुली समझ आ गई है। जब भी सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड करते हैं तो जो एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो टेंशन के साथ बैलेंस हो जाता है, और जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपने एम जी साइन थीटा लिख के और रेडियस की जगह लेंथ लिख दिया, क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम ही रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर बन रही है। तो ये कहानी समझ आ गई। अब बच्चों इन सिंपल पेंडुलम द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो बेटे अभी मैंने बता दिया द टेंशन इन द स्ट्रिंग वो किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। अभी आपने देखा कि जो टेंशन को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट था वो एम जी कॉस थीटा था, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगी वो एम जी कॉस थीटा होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 30 है, द mass ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डबल द टाइम पीरियड विल बी। अब आपको ना दो चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पे याद कर लेनी है कि जो टाइम पीरियड है ना वो दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। वो कौन कौन सी है, वो है मैथ और एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, नॉट द मैथ स्प्रिंग सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये क्वेश्चन ही पेंडुलम के चल रहे हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये कतन डिपेंड नहीं करता दो चीजों पे। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, नंबर एक में मैस ऑफ बॉब, और नंबर दो में एम्पलीट्यूड। मतलब जितना मर्जी दूर जाके आप डिस्प्लेस करवा के छोड़ दो तो हमेशा टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये दो बातें याद कर लें।
तो अगर हम मैथ्स को डबल कर दें तो जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, अनचेंज। लें जी बच्चों आखिरी चार सवाल जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। वीडियो के इस पोर्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको कतन भी आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े टेक्निकल क्वेश्चन हैं। अच्छा मैथ स्प्रिंग सिस्टम का बेटे टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लो। चैनलाइज फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के स्क्वायर रूट। ये जनरलाइज फॉर्मूला है बच्चों किसके लिए, भला टाइम पीरियड के लिए। अब वो बोल रहा है और आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और मैथ्स पे डिपेंड कर रहा है। खैर मैथ्स की वेरिएशन का क्वेश्चन है तो टाइम पीरियड का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, स्क्वायर रूट के साथ बेटे डायरेक्ट बन रहा है। अब वो बोल रहा है अगर मैथ्स को 1/4 कर दिया जाए तो जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा ये तो टाइम पीरियड आ गया बेटे, फ्रीक्वेंसी का पूछ रहे तो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी बना लेते हैं। बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा। बेटे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा 1/2 पाई के ओवर एम का स्क्वायर रूट। अच्छा ये पहली फ्रीक्वेंसी है। वो बोल रहा है अगर हम लोग मैथ्स को 4 गुना कम कर दें तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आइए नई फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। 1/2 पाई ऐसे ही लिखा, के ऐसे ही लिखा। बेटे हम लोग m की जगह पे क्या लिख देंगे, m/4 लिख देंगे। m की जगह पे m/4 लिखेंगे तो जो ही हम 4 को इन्वर्ट करके ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/2 पाई बेटे 4 इंटू क्या आ गया, के ओवर एम स्क्वेयर रूट के अंदर आ गया। बताओ जो 4 का स्क्वेयर रूट है वो कितना बनेगा, 2 उसको अलग लिख लो। बाकी 1/2 पाई के ओवर एम का स्क्वेयर रूट आ गया ऐसे ही। ये क्या है, पुरानी फ्रीक्वेंसी है। मालूम पड़ा जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है वो पुराने वाली फ्रीक्वेंसी से कितने टाइम आ रही है बेटे, 2 गुना बढ़ जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डबल। सिंपल फॉर्मूले हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है। इफ द मैथ स्प्रिंग सिस्टम मैथ अटैच्ड विद द स्प्रिंग एंड द कांस्टेंट के टाइम पीरियड t1, इफ द मैथ इज रिप्लेस्ड बाय 2m। अब मैथ को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k का स्क्वायर रूट। बताओ टाइम पीरियड का मैथ्स के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। अगर मैं मैथ्स को डबल कर दूं तो जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना नहीं बढ़ेगा बल्कि स्क्वायर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो T2 होगा, या टी प्राइम बोल लो या T2 बोल लो, जो T2 होगा बेटे दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द T1। तो हमारा राइट ऑप्शन आ गया 40। अच्छा अब ये मैंने बोला 4 सवाल है तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। बेटे जब भी हम लोग वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं ना तो वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में याद रखिएगा कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा बेटे दैट विल बी 2 पाई एक्स ओवर जी का स्क्वायर रूट होता है। हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का 2 पाई m ओवर के होता है। वर्टिकल का 2 पाई एक्स ओवर जी होगा। अब बच्चे कहते हैं ये कैसे है, बहुत आसान है। बेटे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। जब भी आप स्प्रिंग को वर्टिकली सस्पेंड करते हो तो वर्टिकल सस्पेंशन में जल्दी बताइएगा जो फोर्स होती है वो किसके बराबर लग रही होती है, वेट के बराबर लग रही होती है। तो एक काम करो, फोर्स की जगह पे वेट लिख दो mg और यहाँ पे लिख दो के एक्स लिख दो। तो यहाँ से आप m ओवर k की अगर वैल्यू पता लगाओगे तो वो किसके बराबर आएगी, x ओवर g। इसका मतलब है जहां पर हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में m ओवर k आता था ना वहां पे आप लोग क्या लिख दोगे, x ओवर g लिख दोगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला x ओवर g आ गया। अच्छा अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप इस वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम को जिस मर्जी प्लेनेट पे ले जाओ इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होना। बच्चे कहते हैं सर जी की वैल्यू तो इन्वॉल्व है, जब हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे जी की वैल्यू चेंज होगी टाइम पीरियड तो चेंज हो जाएगा। तो बेटे आइए इस बात को समझते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, चलो एक सवाल ही लेते हैं कि एक हमारे पास है बच्चों अ वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, अ वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम ऑफ पीरियड टी ऑन अर्थ। इसका जमीन पे जो टाइम पीरियड है वो टी है, ऑफ पीरियड टी ऑन अर्थ। आपने अर्थ के ऊपर देखा इसका टाइम पीरियड क्या है, टी है। इज टेकन टू मून। अब आप इसको ले गए मून पे, टेकन टू मून, आप इसको मून पे ले गए हो तो
द न्यू टाइम पीरियड विल बी, या इट्स टाइम पीरियड विल बी। अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा? बच्चे कहते हैं सर जी की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, लेकिन मैंने एक कहानी बताई कि जो वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, व्हाट आई एम सेइंग, वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, उसको आप जिस मर्जी प्लेनेट पे ले जाओगे उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होना। सर क्यों चेंज नहीं होना, वजह सुनो। बेटे जो ही हम मून पे जाएंगे, बच्चों ने क्या किया, मून के लिए इसको सॉल्व किया, तो उन्होंने कहा सर टी, जब आप मून पे गए तो 2 पाई, जो मून के ऊपर जी की वैल्यू है वो जमीन से 6 गुना कम होती है, याद कर लो बेटे। तो जी की जगह तो जी/6 लिख दिया, मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो जमीन के मुकाबला में 6 गुना कम है, तो मून की जगह आपने क्या लिख दिया, जी/6। तो अब जी की वैल्यू चेंज हुई है, सर टाइम पीरियड तो चेंज होना चाहिए था। अब बच्चों मुझे ये बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। बताओ जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होनी है वो फोर्स पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अब बताओ जब आप वर्टिकली सस्पेंड करते हो तो जो फोर्स लग रही होती है वो किसके बराबर होती है, वेट के। जब आप मून पे गए हो, चले मैं वेट की जगह बेटे एम जी लिख लेता हूँ, जब आप मून पे गए हो, क्या वेट उतना ही रहा है? नहीं। जब जी की वैल्यू 6 गुना कम हो गई है तो वेट 6 गुना कम हो जाएगा, और वेट 6 गुना कम होने का मतलब है फोर्स भी 6 टाइम्स कम ही लगेगी, क्योंकि वर्टिकल सस्पेंशन में फोर्स वेट ने लगानी है, और वेट जी पे डिपेंड कर रहा है। जी की वैल्यू कम हुई है तो फोर्स भी कम हुई होगी। तो जी की वैल्यू अगर 6 गुना कम होगी है तो जो एक्सटेंशन है वो भी 6 गुना कम प्रोड्यूस होगी। अब बच्चों आप एक्सटेंशन की जगह एक्स नहीं लिखोगे, एक्स बाय क्या लिखोगे, 6। तो ये 6 और 6 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अगेन योर आंसर विल बी 2 पाई एक्स ओवर जी का स्क्वायर रूट। बच्चों ये तो वही टाइम पीरियड है जो पहले आ रहा था। तो ये वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, याद कर लो कि वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एक्स ओवर जी होगा। और जब भी आप किसी प्लेनेट पे जाओगे जी की वैल्यू चेंज होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सटेंशन भी वेरी कर देगी और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, द वर्टिकल एक्सटेंशन इन द लाइट स्ट्रिंग ऑफ वेट 1 kg इज 9 द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो बेटे आप टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला लिखो। वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का क्या होता है, 2 पाई एक्स ओवर जी होता है, वैल्यूज पुट कर दो। बेटे 2 पाई एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स उसने बता दिया है, वर्टिकल एक्सटेंशन कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर। चलें हम एक्स की जगह लिखते हैं बच्चों 9.8 सेंटी, का मतलब है 10⁻⁻²। और जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 होती है। लो बच्चों 9.8 9.8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 पाई आया, और इसको स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको नीचे ले जाओ, नीचे 10⁻² हो जाएगा। बताओ 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1, और 10⁻² का स्क्वायर रूट 10 ही आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई/10 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पाई/10 का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो आपको वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब बाकी कहानी बेटे, कहानी बड़ी सिंपल है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मैथ स्प्रिंग सिस्टम ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ द रेशियो ऑफ मास टू स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1/4। उसने बता दिया कि मास और स्प्रिंग कांस्टेंट की जो रेशियो है वो 1/4 है। आपको बताना है कि भाई टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपने पढ़ रखी है, 2 पाई m/k होगा, और m/k की वैल्यू बेटे उसने आपको बता दी है। आप क्या पुट करोगे, 1/4 पुट करोगे। 2 पाई ऐसे ही आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, पाई सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है। और आखिरी बात, इफ द mass attached with the spring becomes 4 times the time period will be। तो बेटे टाइम पीरियड, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है, अटैच विद द स्प्रिंग लिखा हुआ है, तो आपने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रखा है, इसका मैथ्स के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। तो अगर हम मैथ्स को 4 टाइम बढ़ा देंगे, तो बेटे मैथ्स को अगर हम 4 टाइम बढ़ा दें तो जो टाइम पीरियड है वो उसके स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ जाएगा, वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डबल। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। बेटे अगर आप इस चैनल पे नए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको पास पेपर की बहुत सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।